एलिट बैच के क्लास 10th के साइंस के लाइट चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अब हम लोगों ने लेक्चर 2 तक मेन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें थी हम लोगों ने सारी कर ली है। ठीक है, आई होप तुम लोग फॉलो कर रहे होगे लेक्चर 1, लेक्चर 2 और फिर आए होगे लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है, और कहीं से भटकते भटकाते अगर पहुंच चुके हो तो अब मैं वैसे तो डेली क्या करता हूं, अब तक आपने देखा। ठीक है, रिवीजन पूरा करा देता हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो अपने को ज़्यादा कवर करना है। देखो आज मैंने ना सारे टॉपिक्स जो कवर करना है वो सारे लिख रखे हैं। मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था लेक्चर 1 वाले दिन में, है ना, कि इसको अपन 4 से 3 लेक्चर में पूरी तरीके से निपटा देंगे। जो हमारा लाइट चैप्टर है उसको 4 से 3 लेक्चर में पूरे निपटा देंगे। अब टारगेट ये है कि आज 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा वाला जो टॉपिक है ना, आज ही ख़त्म हो जाए। अगर मैं अभी तुम लोगों को रिवीजन कराऊंगा थोड़ा सा पिछले क्लास का, तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन वाली सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो बताते बताते हो सकता है 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसी थोड़ा सा आगे निकल जाए। तो इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और अपन हो सकता है टॉपिक जो कवर करने वाले थोड़ा सा और कम हो जाए, है ना। तो मैं ये नहीं चाह रहा, है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज ये 6 जो टॉपिक्स है यार, वो अपन एटलीस्ट ख़त्म कर दे। और ये लेक्चर थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी क्या, अच्छी खासी लंबी हो सकती है। मतलब ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखने की। बट देखो, थोड़ा बोलने का मतलब है मैं 3 घंटे का नहीं लूँगा। ठीक है, हो सकता है 2 घंटे के थोड़ा सा ऊपर नहीं चले। ठीक है, तो ये लेक्चर तुम लोग देख लेना, है ना, कि कितनी लंबी जाएगी। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ कि इसी लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को समअप करूँ, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं लाइट वाले चैप्टर में, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक्स होता या फिर अपना मैग्नेटिज्म होता या आई चैप्टर होता तो फट से ख़त्म हो जाता। लेकिन लाइट वाला चैप्टर है ना, रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है बट उतना नहीं है, मतलब उसमें फिक्स्ड है कि इतना क्वेश्चन आएगा। यहाँ से क्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो इसको और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत डिटेल में पढ़ना है यार, अच्छे से, है ना। और मैग्नेटिज्म, और इसमें अभी तुम लोग के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं, तो वो आसानी से जल्दी जल्दी अपन निपटा सकते हैं आई और मैग्नेटिज्म को। ठीक है, और उसके बाद तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी तुम्हारी आ नहीं रही है, तो तुम्हारे लिए अच्छा है 4 ही चैप्टर है फिजिक्स के। अब प्लान तो ये है कि अपन अभी फटाफट से जितना सके उतना कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर अपन अगर नहीं हो पाता है अगले महीने तक, यानी कि दिसंबर तक जितना भी चैप्टर हुआ होगा उतना ठीक है, नहीं हुआ होगा तो अपन क्या करेंगे यार, 1 शॉट सीरीज़ लेकर के आएंगे तुम लोग के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कैमरा है, ठीक है, वो तुम्हारी तरह हो रखा है। कैसे भैया, हमारी तरह कैसे हो रखा है? कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गया है क्या? नहीं बेटा, ज़्यादा स्मार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ना क्या है, फोकस नहीं कर पा रहा है सही से। क्या है, हम पढ़ाते रहते हैं और इसका फोकस हट जाता है। ठीक है, बीच बीच में। तो हो सकता है कि तुम लोगों को कभी कभी थोड़ा सा वीडियो हो सके थोड़ा सा ब्लर दिख जाए, या हो सकता है कि बोर्ड पीछे का ज़्यादा ब्राइट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक आध लेक्चर से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना, मैं फिक्स कर रहा हूँ। मैं देखो लाइट अच्छी फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके चक्कर में कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। मैं साउंड फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके चक्कर में कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अगर जैसे जैसे जल्दी जल्दी फिक्स हो जाएगा उतने ज़्यादा बेटर। ठीक है, अब यार जैसे कि मैंने वादा किया आज लंबा लेक्चर लेना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तुम लोग का, और फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलो, तो लाइट का सबसे पहले अपन लोग पढ़ने वाले हैं यार, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स। ठीक है, दूसरा अपन देखेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से न्यूमेरिकल्स शॉर्ट आएगा, है ना, मिरर फॉर्मूला आएगा और मैग्निफिकेशन में से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर आ जाएंगे यार, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा सेकंड टॉपिक के बाद। फिर अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ अपन देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके बाद अपन देखेंगे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद अपने को जो 6th टॉपिक है दैट विल बी अवर, है ना, कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देख लेते हैं, वहाँ पे लेटरल इन्वर्जन वाले जो केस हो रहा होता है। फिर अपन स्फेरिकल लेंस वाले केसेस को भी पढ़ेंगे, है ना। अब स्फेरिकल लेंसेस वाले केस में मेरे को उम्मीद है कि अपन स्फेरिकल लेंस अपन स्टार्ट कर लेंगे, और हो सकता है इसके टर्म्स को एक्सप्लेन करना चालू कर दूँ, यानी कि, है ना, उसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल फोकाई क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैं क्या बोलता है कवर करने की कोशिश करूँगा आज के ही इस लेक्चर में। पर अगर स्फेरिकल लेंस वाला पार्ट अगर आज नहीं हो पाता है तो वो होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत तगड़ी चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आधे घंटे के अंदर में जितने भी डिपेंडिंग टॉपिक्स होंगे, यानी कि जैसे कि लेंस वाले होंगे तुम्हारे, लेंस के अंदर में बेसिकली लेंस फार्मूला आएगा, उसका मैग्निफिकेशन आएगा, लेंस के थोड़े बहुत यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, है ना। और उसके बाद फिर अपना चैप्टर बेसिकली थोड़ा सा खत्म है, मतलब पावर ऑफ लेंस है ना। पावर ऑफ लेंस रहता है अपना आखिरी टॉपिक होता है ना, एकोमोडेशन, पावर ऑफ, ये सब। तो वहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब 4th लेक्चर हो सकता है कि पूरा पढ़ाने वाला हो, या हो सकता है कि आधा लेक्चर पढ़ाने वाला हो और आधा लेक्चर पूरा हमारा क्वेश्चन डिस्कशन हो। तो हो सकता है आगे आने वाले 2 लेक्चर्स हों। ठीक है,
कि फोर्थ और एक फिफ्थ वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में अपन सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। और ये भी हो सकता है कि फोर्थ वाले लेक्चर का ही आधा पार्ट अपन पूरा कवर करें, है ना, सिलेबस अपना जैसे कवर हो, और उसके बाद आधे वाले इसमें अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। तो वो देखेंगे, है ना, अभी किस तरीके से होगा। तो तुम लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था यार कि अपन, अच्छा ये देखो ग्राफिटी कर रहा था मैं थोड़ा सा तुम लोग के लिए, है ना। तो अब बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था कि अपन डेफिनेशंस कैसे करके चलें, है ना। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने तो रिप्लाई नहीं किया, है ना, तुम लोग जानते ही हो। पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा सा अगर अपन लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो देखो अब बहुत सारे डेफिनेशंस अगर मैं लिख के पढ़ाऊँगा तुम लोग को तो अपना टाइम जो है बहुत ज़्यादा चला जाएगा और अपने को बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला है। देखो एक साउंड आता है तो मेरे को बार बार वीडियो तो पॉज करना ही पड़ता है। ऐसे तो मैं 1 गो में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, 1-1.5 घंटा बस लेक्चर लेता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर वैसे ही पढ़ा रहा होता हूँ। और तुम लोग को पता है मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, ऐसा लगना चाहिए कि लाइव क्लासेस चल रही है, तुम लोग की रिकॉर्डेड नहीं है ना। पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अगर बीच बीच में ज़रूरत पड़ी तो पॉज करूँगा। अब मैं पॉज कैसे करूँगा, मैं देख लो, एक बार कोई टॉपिक को पूरा इसमें एक्सप्लेन करूँगा, है ना। इसमें अगर मैंने किसी टॉपिक को लिख लिया है कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, जैसे कि मैं अभी तुम्हारे सामने करने वाला हूँ, ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए पीछे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे पूरा टॉपिक लिखा के आ जाएगा। मैं उस टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं तुमको नोट करने के लिए, है ना, उसको 1-2 सेकंड के लिए मैं वहाँ से हटूँगा बोर्ड के सामने से, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक को समझाऊँगा। सही है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली मैं चेक भी कर लूँगा कि जो मैंने लिखा है वो विजिबल है कि नहीं है बोर्ड के अंदर। हो सकता है कि समझाते समझाते हो सकता है कि चीज़ें विजिबल ना हो, तो जैसे ही मैं पीछे जाऊँगा और मैं पॉज करूँगा, है ना, कुछ देर के लिए कि तुम लोग को ये बोर्ड खाली है, उस समय मैं पूरा चेक कर लूँगा और उस एक टाइम में, है ना, सारी चीज़ें तुम लोग को दिख रही होंगी, ठीक है, लिखने के लिए तुम उस समय सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलोगे, ठीक है। आई होपफुली अभी वीडियो हमारी बिल्कुल सही बन रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, होप करते हैं, ठीक है, होप ही कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं देख नहीं रहा हूँ कैसा फुटेज है, वो फुटेज बनने के बाद पता चलता है। मालूम चला 2 घंटे की पूरी लेक्चर ले ली, उसके बाद पता चल रहा है कि लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई थी, तो क्या वापस से लेना पॉसिबल नहीं है ना। तो अपन जैसा रहेगा वैसा अपलोड कर देंगे, तो चले होपफुली सही हो, है ना। अब अपन लेक्चर चालू करने वाला है। अपने को सबसे पहले क्या देखना है यार, एप्लीकेशन देखने हैं। एप्लीकेशन ऑफ पहले कॉनकेव मिरर देख लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, है ना। कॉनकेव मिरर, अब देखो ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट है ना, लिखने वाला काम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इस सामने से हट रहा हूँ, है ना, वीडियो की, और हेडिंग तुम लोग लगा लो और मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए फटाक से इस चीज़ को नोट डाउन करता हूँ और नोट करके, है ना, इस वीडियो को वापस से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगा। चलो अब, है ना, मुझे तो दिख रहा है कि इसमें सब सही आ रहा है ना। मेरे सामने आने के बाद क्या होगा मुझे ये नहीं पता, बट चलो उम्मीद करते हैं सब सही आ रहा होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स देख रहे हैं यार, है ना। एप्लीकेशन ऑफ क्या देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर्स। अब सबको पता है यार कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, है ना। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं इनका यार एक दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्या नाम होता है यार, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। बेसिकली, है ना, इसका एक लेंस भी होता है ना, एक लेंस में उल्टा चलता है। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, कॉनकेव मिरर को दूसरा अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। बेसिकली इसका काम क्या होता है, बहुत सारी लाइट को एक जगह फोकस भी कर सकता है और बहुत सारी लाइट को फैला भी सकता है। मतलब फैलाएगा नहीं, कैसे फैलाएगा देखना, ध्यान देना। जैसे कि रिफ्लेक्टर की बात करते हैं, है ना। अब तुमको क्या करना है यार, एग्जाम में देखो मैं जो नोट्स तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, कब करूंगा ये नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज़ रहेगा यार। देखो सरप्राइज़ ऐसा स्पॉइल नहीं करना चाहिए, है ना। अभी देखो रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्टर क्या होता है, बेसिकली मैंने तुम लोग को बताया था पहली लेक्चर में बता दिया था, शायद तक पहले नहीं सेकंड लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्टर बेसिकली वो होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, एक ऐसा सरफेस जो लाइट को बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे जगह पे अगर अपन मिरर लगा देंगे कॉनकेव मिरर, तो वो लाइट को बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, बेस्ट रिफ्लेक्टर का नाम बताओ, सिल्वर, है ना। बेस्ट रिफ्लेक्टर का नाम बताओ, सिल्वर। तो बेसिकली तुम लोगों ने, है ना, लाइट के शेप देखे होंगे, है ना। लाइट का अगर तुम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, बल्ब होता है यहाँ पे, है ना। ये बल्ब ऐसा जलता है और इसके पास में किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है यार, बताना ज़रा मुझे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्या, जल्दी बताओ, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे फोकस करोगे क्या है कि अंदर की तरफ एक कॉनकेव मिरर बन रखा है। मैंने बताया था कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे डिसाइड होगा। बेसिकली अगर बाहर से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, मिरर के बाहर तरफ से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो कहलाएगी कॉन्वेक्स, और अंदर तरफ से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो कहलाएगी कॉनकेव। अब यहाँ पे भाई लाइट है, ये लाइट है, बल्ब जली हुई है। अब ये बल्ब क्या करेगी, अपने लाइट रेज को भेजेगी इसकी ओर इस तरीके से, है ना, इसकी ओर इस तरीके से भेजेगी। अब ये इसके फोकस में जैसी टकराएगी, है ना, जो मिरर है अंदर उसको इस तरीके से सेट किया जाएगा कि वो उसके फोकस के इधर पास करे।
अब तुम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में और ये सब जगह पे देख रखा है, रे डायग्राम में तुमने देख रखा है, रूल्स देख रखे हैं कि अगर कोई लाइट फोकस पे फॉल करेगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई लाइट अगर फोकस पे आ रही है तो वो किस तरीके से पास हो जाएगी यार, किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, जरा बताना जल्दी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएगी, यानी कि ये लाइट कैसे जाएगी यार, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब ये जो लाइट है वो इस तरीके से फैल रही है कि ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो अगर मुझे जैसे सर्च लाइट हो गई है ना, सर्च लाइट हो गई या हेड लाइट हो गई, तो हेड लाइट और सर्च लाइट में बेसिकली इस तरीके से लगाया जाएगा कि मुझे पूरी लाइट सीधी चाहिए। तुमने बाइक में देखो, बाइक में एकदम ज़्यादा रेंज में नहीं फैल रही है, एक पर्टिकुलर रेंज में फैल रही है जितने रेंज में उसका रिफ्लेक्शन चल रहा है, और उसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से चल रहा है कि लाइट इस तरीके से अगर फैल गई तो कम हो जाएगी, इस तरीके से जा रही है तो बिल्कुल एक जगह पे फोकस करके सीधी जाएगी। और अगर लाइट सीधी जाएगी तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर रीजन में चीज़ों को ढूंढना आसान हो। बात समझ में आई? बल्ब अगर चालू कर दो तो बल्ब का लाइट चारों तरफ फैलता है, पर हेड लाइट या फिर सर्च लाइट को जब चालू करोगे तो वो सीधी पड़ती है। नोटिस की होगी तुम लोगों ने इस बात को, है ना? और अगर नहीं किए तो अभी उठो, घर के अंदर सर्च लाइट होगा तुम्हारे अंदर नहीं, मतलब तुम्हारे घर के अंदर सर्च लाइट होगा, उसको जाओ उठाओ और सर्च करना चालू करो। क्या सर्च करोगे? भैया कि लाइट एक सीधी जा रही है, चेक कर लो, है ना? लाइट इसमें सीधी जा रही होती है तो तुमको रिफ्लेक्टर जब आएगा, एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स आएगा, तो तुमको पहले तो रिफ्लेक्टर लिखना है। रिफ्लेक्टर के अंदर तुम बोलोगे वो व्हीकल हेडलाइट में यूज़ होती है, सर्च लाइट में यूज़ होती है, टॉर्चेस में यूज़ होती है। उसके बाद उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन करोगे कि देखो जो बल्ब लगा हुआ होता है ना, वो पहले फोकस में टकराती है और फोकस से बिल्कुल पैरेलल हो जाती है लाइन। अभी तुम लोगों को जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूँ मैं, है ना, कि तुम बोर्ड्स में बस वो नोट्स पढ़ करके चले जाओ, तुम्हारा बंटा धार हो जाएगा। बंटा धार अभी अच्छा नहीं हो जाएगा, मतलब जो भी है यार तुम्हारा नैया पार हो जाएगा, ठीक है? बंटा धार मतलब कुछ और ही हो जाता है शायद तक, चलो तो तुम्हारा नैया पार हो जाएगा, ठीक है? और मतलब मज़ा आ जाएगा तुम लोग को बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। नोट्स में इस तरीके से प्रिपेयर करने वाला हूँ, तो उसकी चिंता मत करना। जितने भी डेफिनेशंस, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे टॉपिक उसके अंदर कवर होंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखे होंगे उसके, क्या बोलते हैं, नोट्स को, और इस तरीके से रखे होंगे बस तुम उसको पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ो, और वही टॉपिक के आंसर जो है एग्ज़ाम में अगर लिख के आओगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है ये मेरी, ठीक है? अब यहाँ पे फटाफट से देखो यार, है ना, अब ये फिगर हो गया तुम्हारा फर्स्ट के लिए, ये हो गया फिगर यार 1, ठीक है? इसी तरीके से अपन सारी चीज़ों को समझेंगे। अपन डायग्राम तुम लोग को बना करके आना है, एग्ज़ाम में तुम लोग को डायग्राम बना करके आना है, दैट इज़ नेसेसरी। अगर तुम डायग्राम बना करके नहीं आओगे तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो पॉइंट समझाने समय तुम लोगों को डायग्राम बना करके आना है। हमने पहला पॉइंट समझा दिया, इस तरीके से कॉनकेव मिरर होगा, हालांकि इसको बड़ा बना सकते थे पर अपन ने इस तरीके से दिखाया। अब बात करते हैं शेविंग मिरर की। तो शेविंग मिरर का मैं तुम लोग को बता दूँ, इट कैन मेक इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। अब मुझे ये बता दो फटाक से, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन में, है ना, कि इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज कहाँ पे बनता है? इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस के केस में कहाँ पे बनता हो? लास्ट लेस में, है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो यार, जल्दी बताओ। बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो मेरा जो इमेज बनता है वो बेसिकली बिहाइंड द मिरर बनता है। और कैसा बनता है यार? इरेक्ट बनता है और एनलार्ज्ड बनता है, सही है? अब यही बात है अपन शेविंग मिरर और मेकअप मिरर की। अब बहुत लोगों को तुम लोगों ने देखा होगा, आंटीज़ को, ठीक है, एक छोटा सा मेकअप मिरर होता है, उसको ऐसे खोलते हैं मस्त से, यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट को देखते हैं और उसको पॉइंट को सही कर लेते हैं, मतलब मेकअप कर लेते हैं यार अपना। पूरा शक्ल नहीं देख रहे होते, ज़्यादातर थोड़ा सा देख रहे होते हैं। और शेविंग मिरर भी ऐसी होता है, हालांकि बहुत सारे लोग तो क्या बड़े मिरर लगा के भी शेविंग कर लेते हैं, लेकिन हाँ मेकअप मिरर देखोगे तो बहुत छोटा सा ऐसा डब्बा खुलता है और उसके बाद फिर उन लोग क्या करते हैं, मस्त से ऐसा मेकअप कर रहे होते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? अरे बिल्कुल देखा होगा, ठीक है? तुम्हारे घर में भी होगा, गारंटी है तुम्हारे घर पे होगा। अब वो जो होता है, हाँ, मेकअप मिरर, उसका काम क्या है? देखो वो क्या करेगा, इतने पास में रख करके मेकअप करोगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर रख के जाओगे, यहाँ पे खड़े हो जाओगे फिर मेकअप कर रहोगे, ऐसा तो नहीं होता। अब तुमको क्या देखना है यार, अपने पास में कहाँ स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्या कहीं पे कोई पॉइंट छूट गया है। अब वो बड़े इमेज में देखना थोड़ा सा आसान होता है। तो अगर मैं क्या करूँ, एक मेकअप मिरर ले लूँ, यहाँ पे खोलूँ, तो इमेज जो है इतने पास बनेगी, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के इतने पास में है कि इमेज जो बनेगी इनलार्ज बनेगी और सीधी बनेगी। तो जब उस मिरर में अपन देखेंगे एनलार्ज और इमेज को, तो अपन आसानी से अपने आप को शक्ल को देख सकते हैं कि इस जगह पे छूट गया, इस जगह पे छूट गया, और उसको ठीक कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? इस कारण से वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ हो रहा होगा? कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा होगा, सही है यार। अब सोलर फर्नेस की बात कर लेते हैं। भैया सोलर फर्नेस में क्या हो रहा होता है? देखो अभी हमने ये देखा यार, ये बस इसी का एक और एप्लीकेशन है, ये है कॉनकेव मिरर। अब क्या किया, कॉनकेव मिरर्स को अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब लाइट को मैं भेज रहा हूँ पैरेलल। भाई लाइट कहाँ से आ रही है? भैया सनलाइट है, बाहर से आ रही है।
अब ये होगा फोकस से पास, है ना, और इसके फोकस को अच्छे तरीके से सेट कर देंगे, है ना, फोकस को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। ओ सही से आ जाओ यार, ठीक है। इस तरीके से मान के चलो इस एक जगह पे फोकस इसका होगा और यहाँ पर रख देंगे अपन वाटर या फिर कुछ भी। हालांकि है ना, तुम लोगों को दे रखा है एनसीईआरटी में एक वाटर का कंटेनर है। ये क्या ही बन गया, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, है ना, चित्रकला थोड़ी सी तुम तो जान रहे हो, हाँ अच्छी है लेकिन अभी काम नहीं कर रही। तो यार इस तरीके से वाटर रख दिया। अब बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा लाइट आ रहा है सनलाइट, वो थोड़ा सा तुम लोगों को टेम्परेचर में ज़्यादा होता है। कोई भी लाइट एनर्जी कंटेन कर रही है और एनर्जी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगी तो कहीं ना कहीं से तो ट्रांसफॉर्म होगी ना यार। तो लाइट एनर्जी यहाँ पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तुम लोगों ने कभी भी देखा होगा बल्ब जो होता है उसमें भी लाइट जल रही होती है, लाइट जलते जलते क्या होता है, हीट होने लगती है। अब इसका जो रीज़न है वो अपन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, है ना। हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे पढ़ेंगे यार, अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। फिर भी मैं जैसे बता रहा हूँ, एनर्जी इस जगह पे आई है, इससे टकरा रही है और इस जगह पे इकट्ठी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पर जाकर के एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी तो वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। और यहाँ पर अगर ठंडा ठंडा पानी रखा है तो वो क्या हो जाएगा यार, गर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोलार फर्नेस। इसको क्या बोलते हैं यार, सोलार फर्नेस। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है हमारा यही चीज़ यूज़ हो रहा है, कॉन्केव लेंस, है ना। अब ये हो सकता है ये वाटर वाला वर्ड तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो यार वाटर लिखा है वहाँ पे, तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स में देखो ENT स्पेशलिस्ट, ENT क्या होता है भैया बताइए ना, हमको तो नहीं पता, ठीक है। ENT स्पेशलिस्ट क्या होता है, फटाक से तुम लोग नेट में सर्च करो, हाँ क्या होता है, फटाक से तुम लोग सर्च करो। यहाँ पे शायद तक कुछ आइस नोस ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, टीथ होता है शायद तक, है ना, आइज नोज और टीथ स्पेशलिस्ट। आइज नोज और टीथ स्पेशलिस्ट को अपन ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं। अब बेसिकली वो क्या करता है, कॉनकेव मिरर, अब तुम लोगों ने कभी भी डेंटिस्ट के पास गए होगे, है ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, कैसे छोटा सा एक डिवाइस रखता है, उसके अंदर यहाँ पे छोटा सा मिरर लगा होता है। अब तुम्हारे बोले मुंह को खोलो, आ करो, और मुंह के अंदर ठूस देगा उस चीज़ को, और वहाँ पर से ऐसे मिरर को करके चेक करता। देखा है ये चीज़, कभी डेंटिस्ट के पास गए हो या फिर मूवी में गए हो, मूवी में तो देखा होगा यार तुम लोग, मूवी या फिर क्या बोलते हैं एड्स में देखा होगा, कोलगेट का ऐड आता था, वो आ करके ऐसे चेक कर रहा होता, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा तुम लोगों ने। तो ऐसे मुंह के अंदर ठूसेगा और वहाँ पे मिरर से चेक करेगा कि क्या तुम्हारे दांत में कहीं पे कीड़े लगे हैं, या कोई दांत है जो ख़राब हो गया है, या क्या तुम्हारे मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है ना, मसूड़े मतलब गम्स, ठीक है, जो ये होता है ना गम्स, पिंक कलर वाला, उसको गम्स बोलते हैं और हिंदी में मसूड़े बोलते हैं। तो बेसिकली क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को वो चेक करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको अगेन एनलार्ज इमेज चाहिए। कैसा इमेज चाहिए, एनलार्ज इमेज चाहिए और सीधा इमेज चाहिए। तो एनलार्ज और सीधा इमेज कब बनता है, प्रिंसिपल फोकस और क्या बोलते हैं तुम्हारे पोल के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो वो इतने पास से चेक कर रहा है ना, तो मतलब वो तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हारा दांत हो गया, और उसको एक पर्टिकुलर एंगल में रखा है ताकि वो देख भी सके उस चीज़ को। तो जैसे वो उस चीज़ को रखेगा उस चीज़ को वो देख पाएगा, उसका एक एनलार्ज इमेज उसको मिरर में दिखेगा, है ना। तो अंदर तक तो घुस नहीं सकते, तो वहाँ पर रख करके वो चेक कर लेगा, और जैसे ही वो चेक कर लेगा फिर तो सही है, तुमको पता चल जाएगा कि तुमने बहुत चॉकलेट खाई हुई है, और फिर वो तुम्हारे दांत को तोड़ देगा, ठीक है, जनरली तो यही होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग डायग्राम्स बना करके आओगे एग्जाम में, जब भी तुम लोगों को ये आएगा, गिव रीजंस के अंदर आता है ये क्वेश्चन कि इसका यूज़ करते हैं क्यों, या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इस कंडीशन में कौन सा मिरर यूज़ हो रहा होता है। दोनों ही कंडीशन में कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, और इस कंडीशन में ये मिरर हो रहा है क्यों यूज़ हो रहा है, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस बनते हैं। इस 4 पॉइंट के अलावा तुमको और कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो ऐसा पूछेगा, इन द कॉनकेव मिरर, है ना, आर यूज इन ENT स्पेशलिस्ट, है ना, बाय, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में तुम लोग क्या करोगे यार, मस्त से फटाफट से जो कथा कहानी में तुम लोग को दे दूंगा, है ना, नोट्स में, वो लिख करके आओगे, और साथ साथ में ये सारे डायग्राम्स बना करके आओगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, और अगर नहीं है तो बहुत सही है, नहीं है तो बहुत सही है, और है तो बता दो, नहीं है तो बहुत सही है तो बता दो, ठीक है। आई गेस नहीं होगा, हाँ तुम सारे होशियार लोग हो। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं लिखूँगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना, ये मिटा रहा हूँ मैं, देखो, है ना। तुम लोगों ने, अच्छा मैंने बीच में हटा नहीं, ठीक है, तुम लोगों के लिए नोट करने के लिए, तो होप करते हैं कि तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा होप करता हूँ, ठीक है, उम्मीद करने में क्या जाता है, बाकी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे वो लोग तो फटाक से नोट कर लेते हैं, और जो नहीं होंगे वो क्या करेंगे, अभी रिवर्स में जाएंगे वीडियो को और फिर नोट कर लेंगे। और बिल्कुल ही जो नेक्स्ट लेवल वाले पहुँच चुके हैं, ठीक है, विद्वान लोग, जो एक बार में देख करके अपने माइंड में याद कर लेते हैं, वो तो फिर खैर नेक्स्ट लेवल वाले ही बच्चे हैं। देखो यार, अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ट्रेंड तुमको पता है क्या होने वाला है, मैं अभी पीछे जाने वाला हूँ, है ना, पीछे जाने वाला हूँ, और तुम लोगों की हेडिंग डल गई होगी,
है ना। नहीं डली तो फिर डाल लो कॉपी में। मैं पीछे जाने वाला हूँ, 4 पॉइंट्स में यहाँ पे नोट करूँगा और जैसा अभी समझाया वैसे समझाऊँगा। रेडी, 3, 2, 1 गो। चलो भाई, तो अब अपन एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे और मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर लाइट वाइट सारी चीज़ें परफेक्ट आ रही है, जो लिखा है वो दिख रहा है, ठीक। अब अपन फटाफट से देखो एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रियर व्यू और ड्राइवर्स मिरर में यूज़ हो रहा है। रियर व्यू मतलब अरे बेटा जो तुम्हारी कार है तुम्हारे पास, चलो जो स्कूटी है, स्कूटी तो होगी। अब ये मत कहना कि स्कूटी नहीं है भैया, हम लोग सिर्फ साइकिल में घूमते हैं, क्योंकि बेटा मुझे पता है सच्चाई, ठीक है। ज़्यादातर लोग साइकिल में घूमते हैं, सही बात है, हाँ। तो रियर व्यू और ड्राइवर्स मिरर जो गाड़ियों में होता है, कभी ना कभी जीवन में देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। अब जीवन में कभी गाड़ी देखा होगा तो उसके अंदर एक रियर व्यू होता है ना, यानी कि अपन पीछे आने वाली गाड़ियों को पहले से देख सकते हैं इस व्यू में। अब मिरर के अंदर याद रखना, मिरर के अंदर अपन प्लेन मिरर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करने का कारण मैं तुम लोग को बताऊँ उससे पहले, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम भाई बोल दे यार, बोल दे, शर्मा कहाँ है रहा, हाँ किससे डर है, घर पे ही तो है। अब ये मत कहना कि भैया हम लोग आपका लेक्चर बाहर बैठ करके देख रहे हैं और हम नहीं चिल्ला सकते। अबे घर के अंदर ही तो हो, ठीक है। और चिल्लाओगे तो घर वालों को लगेगा पढ़ाई कर रहा है लड़का, जो कि कर तो रहा है मतलब एक तरीके से, ठीक है। अगर बीच में तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो तुम लोग एटलीस्ट पढ़ने वाले हो, तो पढ़ रहे होगे, है ना। तो दिखा भी दो थोड़ा घर वालों को कि हम पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी दिल से खुशी हो कि हाँ यार पढ़ रहे हैं। तो आंसर चिल्ला दिया करो कभी कभी, ठीक है। बोल देना भैया क्लास ले रहे हैं, है ना, तो क्लास ले रहे तो वैसे मज़ा आ रहा है तो अपन चिल्ला दिए, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं यार डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं यार? डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, कई सारे लोगों को लग सकता है कि यार मैं जो बोलने का स्टाइल है ना, वो कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिलता है, ठीक है। होपफुली हाँ सही बात है, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं उनके जैसे बोल रहा हूँ और मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा जनरली नहीं बोलता हूँ, बट अब ऐसा हो गया कि जैसे मैं वीडियो बनाना चालू किया मेरे अंदर वही वाला एक्सेंट आ गया। अब मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ हट जाए, लेकिन हट नहीं रही यार, क्या करेंगे। तो डाल दिया वीडियो, डल गया, देखते हैं उसको भी, है ना, कोशिश करेंगे वो भी सेट हो जाए। अब मुझे नहीं पता, जिस दिन मैं पहला लेक्चर बनाया मेरा वैसे ही एक्सेंट निकल रहा है, और वो एक्सेंट क्यों निकल रहा है मुझे भी नहीं पता, पर निकल रहा है। तो यार देख लेना भी तुम, ठीक है, हैंडल कर लेना। चलो, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है यार डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम होता है यार? डाइवर्जिंग मिरर। अब एप्लीकेशंस की बात कर लें, है ना, एप्लीकेशंस की बात कर ले कॉन्वेक्स मिरर की, तो पहला तो रियर व्यू हो गया, ड्राइवर्स मिरर हो गया। अब बेसिकली इसका कारण क्या है? देखो, एक होता है यार प्लेन मिरर, ठीक है। एक होता है यार अपना ये वाला मिरर, उल्टा बना देते हैं, है ना, ये वाला मिरर, क्योंकि अपने को बाहर से दिखाना है ना, बाहर के सरफेस से अपने को रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाना है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूँ तो हो सकता है मुझे जो व्यू पॉइंट मिलने वाला है वो इस डायरेक्शन से इतना ही मिलेगा। भाई इतना एंगल का ही मिलेगा ना, भाई सीधा ही तो इमेज बनाएगा, है ना। ये टेढ़े मेढ़े का तो दिखा नहीं पाता है। पर जब मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ यार, है ना, ये अगर ऐसे अच्छे से दिखा देते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना, मिरर, और ये हो गया इसका फील्ड ऑफ व्यू, और एक बनाते हैं यार ऐसा वाला मिरर। अब इसका देखना, ठीक है, इसको मैं डॉट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। चलो, एक तो इसका बनेगा तो ऐसा बनेगा। अब मुझे बताओ किसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है ना। मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये सब डायग्राम सब दिख रहा है, वो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ भाई बिल्कुल सही दिख रहा है यार, है ना, एकदम चकाचक दिख रहा। अब मुझे बता दो कि किसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, किसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है। ये है फील्ड ऑफ व्यू, है ना, बाय प्लेन मिरर। अच्छा, मैं इसमें भी डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर अगेन वही टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है। 11th-12th में क्लास पढ़ेंगे अपन, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी मुझे, पर यहाँ पर इतना जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को तो डिस्कस कर ही सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है यार उस चीज़ को तो डिस्कस कर ही सकते हो। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑब्वियस ये बात है, तुम लोग देख रहे हो जैसे इसमें, है ना, ये बहुत कम है, और इसके अंदर जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी यार देखो बीच में चुप हो गया मैं, तुम लोग फिर बोल रहे होगे भैया बोर लग रहा है, रुको यार बोल रहे हैं, है ना। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू देख रहे होगे बहुत ज़्यादा है, और इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा कम है, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा कम है। अब है ना, अच्छा तुम लोग पूछोगे कैसे? भैया देखो, यहाँ पर अगर मैं एक लाइट लगा दूँ, लाइट या फिर कोई भी लाइट का सोर्स, है ना, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से, तो लाइट पहले इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी और सब जगह फैलेगी, तो ये इतने ही डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी?
हो सकता है इस तरीके से टकरा रही हो तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, इसका अगर परफेक्ट एंगल भी बनाना कोशिश करो तो वो इतनी बनेगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये फील्ड ऑफ व्यू ये कवर कर पाएगा। पर इसकी जब बात करोगे, है ना, इसकी जब बात करोगी, भैया यहाँ पे टॉर्च था जो भी था, तो ये जो लाइट आएगी यहाँ तक, इसको ये भेजेगा यहाँ तक, तो इसकी फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, है ना। इसकी फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो जाएगी किसके कंपैरिजन में? प्लेन मिरर के कंपैरिजन में, फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, अगर तुम लोग को फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा कम किसका है पूछ दे तो तुम लोग गेस कर सकते हो। भाई ऑब्वियस ये बात है कन्वर्जिंग मिरर का होगा, यानी कि क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर का होगा। कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है, ये तो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, लाइट को फैला रहा है, और लाइट को फैला रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेज देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइट क्या करता है? सेंसेशन ऑफ साइट लेकर के आता है। अपन ने फर्स्ट लेक्चर के डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। अगर मेरी लाइट ज़्यादा दूर दूर तक फैलेगी, ज़्यादा दूर दूर तक फैलेगी तो मैं ज़्यादा लंबा लंबा या दूर दूर तक देख पाऊंगा, यानी कि मेरी फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगी। अब मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे सोचना, अगर बिल्कुल प्लेन मिरर रख दूँ तो मुझे सिर्फ इतना दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा, पर मुझे तो देखना है, पीछे का पूरा रोड देखना है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। मालूम चला साइड से आकर के ठोक के निकल गई, है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीछे का पूरा रोड देखना है। अब पूरा का पूरा रोड देखने के लिए मुझे फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा मिरर लगा दे, एक छोटे छोटे 2 मिरर लगाएंगे तो एक इतना फील्ड ऑफ व्यू करेगा, एक इतना फील्ड ऑफ व्यू कवर करेगा, बहुत बड़ी सी फील्ड ऑफ व्यू अपन की कवर हो जाएगी और अपन आसानी से गाड़ी को देख पाएंगे, आसानी से गाड़ियों को देख पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो अपन क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि देखो इसमें क्या है, प्लेन मिरर के अंदर तुमको अगर बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से उतना दूर दिखेगा। बहुत पास आ गई तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ज़्यादा पास आ गई तो बहुत बड़ा इमेज दिखाई देगा। अब अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज दिखाई देगा तो ऑब्वियस ये बात है बाकी इमेज कहाँ जाएगी, है ना। पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, एक डिमिनिश्ड साइज़ का इमेज बनता है, यानी कि रियर व्यू में ना नीचे में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स विल अपीयर, है ना, इन द मिरर व्हेन दे विल कम क्लोजर। जैसे जैसे पास आएंगे उतने अच्छे से दिखाई देगा। तो जैसी पास आएगी है ना, उस चीज़ की इमेज थोड़ी सी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो ऐसा रहेगा कि हम लोग को ना सारी गाड़ियाँ विजिबल रहेंगी। समझ गए बात? सारी गाड़ियाँ हम लोग को विजिबल रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा लार्ज इमेज नहीं बनती, बिल्कुल सेम साइज़ की इमेज नहीं बनती, थोड़ी सी छोटी बनती है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी बनती है। और हर केस के लिए इमेज एक ही जगह बनती है। प्लेन मिरर के लिए अलग अलग जगह बनती है, हर केस के लिए कॉन्वेक्स मिरर में इमेज एक ही जगह बनती है। पता हो गया तुम लोगों को ये बात। एक पॉइंट को छोड़ करके अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो फोकस पे बनती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वो वाले केस को अगर हटा दो तो उसके अलावा कहीं पे भी रखो, इन्फिनिटी से लेकर के फोकस तक अगर तुम कहीं पे भी रखते हो, है ना, फोकस के पहले तक का, तो हर जगह तुम लोग को इमेज सेम देखने को मिलेगी। डन है क्या? ऑब्जेक्ट को अगर तुम इन्फिनिटी से लेकर के फोकस तक कहीं पे भी रखते हो तो तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगी बिटवीन, है ना, इन्फिनिटी एंड क्या बोलते हैं फोकस। तो फिर तुम लोगों को कैसे देखने को मिलेगी यार, इमेज डिमिनिश देखने को मिलेगी, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट देखने को मिलेगी। सही है ब्रो, जल्दी बोल ब्रो। स्ट्रीट लाइट के अंदर अगेन सेम चीज़ भाई, स्ट्रीट लाइट के अंदर फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है। मैं लगाऊंगा यहाँ पर लाइट, ये लाइट जाएगी इसमें टकराएगी, इस तरीके से टकराएगी, यहाँ से इस तरीके से भेजेंगे तो वो टकराएगी और बहुत बड़े फील्ड ऑफ व्यू को कवर करेगी। तो एक स्ट्रीट लाइट बहुत लंबे जगह पर लाइट फैलाएगी ना, तो लाइट को अगर फैलाना है तो मुझे कौन सा मिरर लगाना पड़ेगा दोस्त? लाइट को मुझे फैलाना है तो मुझे कौन सा मिरर लगाना पड़ेगा? स्ट्रीट लाइट के अंदर कॉन्वेक्स मिरर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करेगा, हम ज़्यादा एरिया को देख पाएंगे। जब बिग शॉपिंग स्टोर्स की बात करते हो तो बड़े जैसे कि बिग शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, जैसे कि बिग बाज़ार, जो कि बंद हो रखा है, डी मार्ट बोल लेते हैं फिलहाल के लिए, डी मार्ट या कोई मॉल। तो यहाँ पे ना एक CCTV कैमरा लगा होगा, और CCTV कैमरा के साथ साथ एक चीज़ होती है जिसके अंदर जो मिरर यूज़ हो रहा होगा, वो कौन सा मिरर यूज़ हो रहा होगा? कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा होगा, ताकि वो बहुत बड़े फील्ड ऑफ व्यू को देख सके और हम लोग ज़्यादातर लोगों पर क्या कर सके, निगरानी बना के रख सके। मालूम चला कोई सामान चोरी करके जा रहा है, अपने को पता चल जाएगा। तो वहाँ पे कौन से मिरर का यूज़ करेंगे अपन? बेसिकली वहाँ पे अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, ताकि अपन बहुत बड़े जगह को, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सके और देख सके उन सब का इमेज। तो बेसिकली तुम लोगों को एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा, कॉनकेव मिरर का यूज़ कब हो रहा है? जब मैं किसी चीज़ को डाइवर्ज कर रहा हूँ, जब मुझे बहुत बड़े इमेजेस की ज़रूरत है, और मैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहा हूँ जब मुझे डाइवर्ज करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, तब मैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहा हूँ। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एप्लीकेशन वाला पार्ट यार तुम लोगों को क्लियर होगा। फटाफट से अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं यार, है ना। एप्लीकेशन अपना खत्म होता है, अब मिरर फॉर्मूला अपन स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी? 3, 2, 1 हेलो।
गाइस चलो ठीक है, वापस आ गए अपन लोग, है ना, मतलब मैंने 2 मिनट के लिए पॉज किया था, कहीं गया नहीं था, ठीक है। हाँ, मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं, किसी को बताना मत कहीं गया नहीं था। हाँ, मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरेकल फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरेकल क्या होता है? हाँ भैया, यहाँ पे ना दिख नहीं रहा है, फॉर्मूला को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, फॉर्मूला, है ना, मिरर फॉर्मूला। बेसिकली देख, मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसके बीच का रिश्ता बताता है यार? एक बताएगा u का, एक बताएगा v का और एक बताएगा f का। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, है ना, ये लिख लेते हैं। u देखो बेटा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे भैया? देखो, पोल से लेकर के डिस्टेंस को मेजर करोगे तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर इन अ प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर अपन v की बात कर लेते हैं यार। v क्या होता है? तो v होता है यार इमेज डिस्टेंस, ठीक है। v होता है अपना इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, है ना, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से लेकर के? पोल से लेकर के। कहाँ से लेकर के यार? पोल से लेकर के। और f भैया, f फोकल लेंथ, कहाँ से लेकर के? अगेन पोल से लेकर के। जितनी भी कैलकुलेशंस होती है कहाँ से होती है बेटा? पोल से होती है। जितनी भी कैलकुलेशंस कहाँ से होती है? पोल से लेकर के होती है। तो यहाँ तक के सारी पॉइंट क्लियर है ना? यहाँ तक हर एक पॉइंट क्लियर है। अच्छा भैया, मिरर फॉर्मूला तो लिख करके दिखा दो। बिल्कुल दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, है ना। मिरर फॉर्मूला लिखने के पहले मैं ये सारी कहानी मिटा दूंगा, है ना, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा और उसको डब्बे में डालूंगा। और वैसे ही तुम लोग भी करोगे, है ना, डेफिनेशन लिखोगे, उसके नीचे में बनाओगे, है ना। तो मैं उसको लिख दूँ, पर उससे पहले उसकी सारी चीज़ें बता दूँ। इट होल्ड्स फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि यार मिरर फॉर्मूला, है ना, दोनों ही टाइप के मिरर के लिए वैलिड है। मिरर फॉर्मूला जब अपन लगाएंगे तो दोनों ही तरीके के लिए वैलिड है, यहाँ पर कोई भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सेम रहता है। मिरर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, साइन कन्वेंशन चेंज होगा। और तुम पक्का से किस में गड़बड़ी करके आओगे मेरे भाई? किस में गड़बड़ी करके आओगे? साइन में गड़बड़ी करके आओगे। तो साइन में प्लस माइनस का ध्यान देना है, ठीक है। अभी अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे और साइन में प्लस माइनस की गड़बड़ी होती है, तो है ना। आई होप सो। देखो बीच में मुझको जो डिस्टर्बेंस आ गई थी, ठीक है, एक सेकंड ये ज़रा माइक, है ना, माइक ठीक कर लूँ, और वरना आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस आती रहेगी। चलो अब वापस आ जाते हैं, ठीक है, वापस आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो अब यहाँ पर अपन ने क्या लिखा मिरर फॉर्मूला में, है ना, द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फोकल लेंथ, है ना, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। अब इसका क्या है? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, f फोकल लेंथ होता है ना। ये दोनों ही कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड है ना। अब अपन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब अपन पढ़ ही रहे हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखना तो बहुत ज़रूरी है यार, है ना। बिना फॉर्मूला के काम कैसे चलेगा? अच्छा, अभी फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले को तुम लोग क्या करो, एक चीज़ मैं तुम लोग को बोलने वाला था, है ना, बहुत टाइम से मेरे मन में थी ये बात, पर मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि अब तक अपने फॉर्मूला देखा नहीं था। अब जो कि अपन ने फॉर्मूला देख लिया है, तो बेटा देखो, ऐसे तो क्लास 12 से मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ को, है ना, मतलब 11th-12th में रिकमेंड करता हूँ, लेकिन 10th वालों के लिए भी बहुत सही चीज़ बता देता हूँ, है ना। हालांकि तुम्हारे फिज़िक्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, फिर भी तुम क्या करो, एक शीट लो, खाली शीट, कागज़, पन्ना, जो बिल्कुल ही कोरा हो तुम्हारे मन की तरह, ठीक है, तुम्हारे दिमाग की तरह, और उसके बाद उसमें क्या करो, मस्त से पहले चैप्टर का नाम लिख लो, जैसे कि चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके अंदर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। जनरली मैं बोलता हूँ कि एक फार्मूला शीट बनाना है, ठीक है, क्लास 11th-12th के लिए, तो वो तो यहाँ पे कि इतने फार्मूला की फार्मूला शीट तुम्हारी भर जाएगी, ठीक है। और चाहो तो एक चैप्टर को एक पेज के अंदर कवर भी कर सकते हो। तो जनरली मैं उन लोगों को वही रिकमेंड करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम लोग के में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गिन चुन के 4-5 फार्मूला है, एक चैप्टर के अंदर से 4-5 फार्मूला से ज़्यादा नहीं है। तो तुम क्या करो, फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है तुम लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लो, जैसे कि अपना इमेज फॉर्मेशन, ठीक है भाई, इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन वाला टेबल लगा लो। साथ ही साथ तुम क्या कर लो, इसको लिख लो, है ना, मिरर फॉर्मूला लिख लो। साथ ही साथ तुम क्या लिख लो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो, और उसके सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए, है ना। एक दिन अपन भी बनाएंगे, सारे फॉर्मूला शीट अपन क्लास 10th के लिए बना रखेंगे, उससे रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता,
ठीक है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि तुम मैग्नीफिकेशन लिखो, मिरर फॉर्मूला लिखो। सिमिलरली तुम क्या लिखोगे यार, लेंस के लिए लिखोगे, लेंस के इमेज फॉर्मेशन बना लो, लेंस का क्या बोलते हैं तुम लेंस फॉर्मूला लिख लो और लेंस का मैग्नीफिकेशन लिख लो, बस, है ना। इस चैप्टर के लिए इतना ही है। पावर ऑफ क्या बोलते हैं जो लेंस का पावर का जो फॉर्मूला होता है वो भी चीज़ लिखना है, उसमें इंक्लूड करना है, फिर वो तुम्हारा इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज आगे का और पीछे का भरेगा, हो गया। वो एक पेज से तुम्हारा पूरा का पूरा लाइट चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इतने जो क्या बोलते हैं ना कि कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, वो वाले सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तुमको सिर्फ वो रिवाइज करके जाना है एग्जाम के पहले। एक तरीके का शॉर्ट नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स थोड़े से अलग चलेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स थोड़ा अलग बनाएंगे। ये होता है फॉर्मूला शीट, रिवीजन करने के लिए बहुत सही करता हूँ। सही है दोस्त, तो तुम बनाते चलना, ठीक है, तुमको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो फटाक से, है ना। 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f, है ना। इतना आसान है यार। 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f, ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। जहाँ पर u क्या है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और f क्या है यार, फोकल लेंथ। ध्यान किस में देना है बेटा, साइन कन्वेंशन में ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन में ध्यान देना है। कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, कॉन्केव के लिए क्या होगा, और जो आंसर आएगा उससे अपने को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा मिरर दिया हुआ है सवाल में। बात समझ में आई कि नहीं आई। लाइट कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से आएगी। इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से आएगी। लेकिन उसके डिस्टेंस को कहाँ से नापोगे, पोल से नापोगे। कहाँ से नापोगे यार, पोल से नापोगे। डन है क्या, डन है क्या, ये फॉर्मूला तुम लोग को डन है क्या। और अगर ये चीज़ डन है तो यहाँ पे फटाफट से मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। और मैग्नीफिकेशन देखो दो तरीके की होती है, अपने को सिर्फ एक तरीके की पढ़नी है। मैं दूसरे वाले का नाम भी नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग एक्साइटेड हो जाते हो, बोलते हो भैया बताओ बताओ बताओ, ठीक है। तुमको अभी बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब समझो लीनियर मैग्नीफिकेशन अपने को पढ़ना है। क्या समझो, सिर्फ लीनियर मैग्नीफिकेशन अभी हम लोग को पढ़ना है। लीनियर मैग्नीफिकेशन के अलावा कोई और मैग्नीफिकेशन नहीं होती तुम्हारे लिए, सिर्फ लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ना है। लीनियर मैग्नीफिकेशन नहीं कुछ होता, बिल्कुल रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज होता है टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन बेसिकली कौन सा ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, इमेज। अरे बेसिकली क्या बता रहा होगा कि इमेज से इतना गुना बड़ा है, वही तो उसकी मैग्नीफाइंग हो जाएगी। लाइक मैं बोल दिया 2x है मैग्नीफिकेशन, यानी कि जो इमेज अपना नॉर्मल इसमें आने वाला था, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। 2x बोलने का मतलब है x यहाँ पे क्या होगा, मेरे ऑब्जेक्ट का साइज होगा, और जो इमेज का साइज है वो 2 गुना बढ़ गया। क्लियर है भाई, बात क्लियर है, बस वही चीज़ तो है। अब इसका फॉर्मूला लिख लो यार, है ना। अच्छा, इसको पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय छोटू m। छोटू m से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं यार, है ना। तो इसको ऐसे लिखो, छोटू m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट, है ना, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। हालांकि मैं तुमको पूछने वाला था ये क्वेश्चन, लेकिन चलो मैंने लिखवा दिया, है ना। कैसी क्वांटिटी है भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी है। भैया यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है, देख m h डैश अपॉन में h। ये तो पहले फॉर्मूला इसको नोट कर, पहले फॉर्मूला इसको नोट कर। h डैश क्या है भैया, h डैश क्या है भैया, h डैश है मेरा भैया इमेज का साइज। इमेज साइज बोल लो, इमेज हाइट बोल लो, एक ही बात है। और h क्या है भैया, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का साइज। क्या है मेरा ऑब्जेक्ट का साइज, है ना। तो h डैश है मेरे पास इमेज साइज, और अपॉन में h है अपना ऑब्जेक्ट साइज। और इन्हीं दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं यार, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इन्हीं दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं यार, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। u v और f के रिलेशन को क्या बोलते हैं यार, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। u v और f के रिलेशन को क्या बोलते हैं यार, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है। यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे हो गई भैया, हाइट जो है ना, हाइट जो है उसका कैसे लिखोगे यार, मीटर लिखते हैं, है ना। ये मीटर है दोस्त, ये मीटर है, कोई इसको कुछ और ना समझ ले, है ना। जो है उसको वही समझो भैया। इसके ऐसा यूनिट मीटर, नीचे वाले की भी ऐसा यूनिट मीटर। भाई लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है ना। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसमें तो कोई यूनिट बचा ही नहीं। तो ये हो गया यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होती है भैया, ये आपने क्या बोल दिया बेटा, सॉरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें 11th का बच्चा मान लिया था, तो डायमेंशनलेस निकाल लिया। डायमेंशन अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन 11th क्लास का पहला चैप्टर है, तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। डायमेंशन अभी क्या होता है समझने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमको सिंपली क्या समझना है भैया, दिस इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होने वाली। मैग्नीफिकेशन या तो तुम 2 लिखोगे या 4 लिखोगे या 5 लिखोगे या 6 लिखोगे, उसके आगे कोई भी गलती से यूनिट मत लगा देना। तुम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये काम करके आ जाए, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। चपेट पड़ेगा अगर किसी ने ऐसा लिखा है तो, चपेट पड़ेगा सीधा, याद रखना। अच्छा भैया इसका तो बता दो। अरे बेटा देख, इसका क्या है, इसका मीटर होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी मीटर होगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा, वो भी मीटर में निकल के आएगा।
यानी कि इसका जो आंसर है, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा भाई, ऐसा यूनिट की बात करोगे तो वो रहेगा मीटर में। दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं भी चेक कर लूँगा, है ना। मीटर में और सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बोले तो छोटा यूनिट है ना, ये ऐसा यूनिट नहीं है, मैं भी ऐसा यूनिट लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं इसके लिए यूनिट लिख रहा हूँ, है ना, मीटर एंड सेंटीमीटर। मैं चेक कर रहा हूँ क्या वीडियो मेरी सही है। ओ हो, ये तो गड़बड़ हो गया, यूनिट नहीं दिख रहा तुम लोगों को, है ना, यूनिट शब्द जो लिखा है वो नहीं दिख रहा। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है डिनोटेड बाय एम, छोटा एम, और नीचे लिखा हुआ है इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जितनी चीज़ें दिख रही है उतनी चीज़ों को तुम लोग फटाफट से नोट करो, है ना। और यहाँ पे ये जो साइंस है वो हल्का सा कट रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि आ जाए। मुझे ये पता है कि वैसे जैसे ही जाऊँगा यहाँ से, है ना, ये वापस से नीचे हो जाएगा, है ना, मुझे पूरी उम्मीद है ये वापस से नीचे हो जाएगा। ऊपर का साइंस वर्ड कट रहा है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि, है ना, नीचे की जो चीज़ है वहाँ पे से फ़र्क पड़ रहा है ना। इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और यूनिट जो है वो अपने को नहीं दिख रहा, है ना। ये लाइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सही है ब्रो, वेरी गुड। और यहाँ पे ये यूनिट शब्द नहीं दिख रहा, तो यूनिट मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना। अब अपन क्या करेंगे, है ना, अपन क्या करेंगे, इसके आप फॉर्मूलेस की बात करेंगे। इसके क्या करेंगे यार, फॉर्मूलेस की मतलब क्वेश्चन की बात करेंगे। अपन ज़्यादा क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन अपन आज डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, देखो यार, ये तो बार बार साइंस कट रहा है, साइंस का ऐसे नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आएगा ऐसे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आवाज़ है, मालूम चला ज़्यादा छेड़ रहा हूँ, कुछ और हो गया। चलो सही है, सॉरी यार, थोड़ा सा तुम लोग का टाइम वेस्ट हुआ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे यार, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नीफिकेशन का जो तुम लोग का डेरिवेशन है वो नहीं आएगा, मैग्नीफिकेशन का जो डेरिवेशन है वो नहीं आएगा, मेरे को गारंटी है ना, तुम लोग टेंशन ना लो। अगर उसका कभी मेरे को ऐसा लगेगा कि डेरिवेशन आएगा तो मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में तुम लोग को समझा दूंगा। हालांकि उसका डेरिवेशन कभी आज तक जीवन में नहीं पूछा, अब क्या पूछेगा, है ना। जीवन में नहीं पूछा तो अब क्या पूछेगा, बोलोगे नहीं भैया हम लोग के में पैटर्न चेंज हुआ। अबे कुछ नहीं चेंज हुआ, सारा वैसे ही है ना। नाम का पैटर्न चेंज होता है, नाम के चैप्टर डिलीट होते हैं, क्वेश्चन तो आज भी वही आएंगे जो 10 साल पहले आ रहे होते हैं, है ना, और 20 साल पहले आ रहे होते हैं, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाले हैं। तो तुम्हारे लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। और मैं आज जाकर डस्टर ले आऊँगा, है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है। चलो भाई, है ना, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो मैं क्वेश्चन तुम लोगों को फट से लिख के दिखा देता हूँ, और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 पॉइंट तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। 2 पॉइंट क्या, 1 2 3 पॉइंट और है ना। तो यार अगर पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है तो जो इमेज आएगी वो होगी वर्चुअल। अगर कोई भी पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन दिखा रहा है तो वहाँ पे इमेज कैसी होगी यार, वर्चुअल होगी। और अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगी, यानी कि सीधी होगी। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो दिखाता है रियल इमेज को, और रियल इमेज है तो वो कैसी होगी यार, इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज है तो कैसी होगी यार, इन्वर्टेड होगी। ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। अपन ने साइन कन्वेंशन देख रखा है, इस तरीके से नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर तुम लोग को साइन कन्वेंशन वापस से याद दिलाना हो तो मैं यहाँ पे एक बार चित्र बना देता हूँ, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है कहीं पर, है ना, ऑब्जेक्ट देख लो यार, है ना, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे कहीं पर रखा है तो इधर से आने वाली आई आर बोले तो इंसिडेंट रेज, इसकी डायरेक्शन को, जो लाइट की रेज आ रही है इसकी डायरेक्शन को अपन मानते हैं पॉजिटिव, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को अपन मानते हैं पॉजिटिव। जब नापना शुरू करोगे इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, तो इसको मानोगे नेगेटिव, है ना। इधर से इधर जा रहा है, जिधर आई आर के क्या बोलते हैं वो है डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। पोल से जब नापना चालू करोगे और अगर अपोजिट नापोगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ चीज़ है इसी डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेज की बात करो, इमेज जो ऊपर की साइड होगा वो प्लस जाएगा यार, और जो नीचे की तरफ जाएगा वो नेगेटिव दिखाएगा। तो आई गेस साइन कन्वेंशन तुम लोग को ये याद होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, ये साइन कन्वेंशन है, मैंने शॉर्ट में तुम लोग को बता दिया है ना। पिछले क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, इसमें मैंने बता भी दिया। अगर पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है तो यार वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही होगी, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन है तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही होगी। प्लेन मिरर के केस में
क्या हो रहा होता है यार, मैग्नीफिकेशन आती है +1, मैग्नीफिकेशन आती है +1, जहाँ पे प्लस क्या डिनोट कर रहा होगा, प्लस डिनोट कर रहा है कि जो इमेज बनेगी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये जो 1 है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जो इमेज बनने वाली है वो होगी सेम साइज़ की, जो इमेज बनने वाली है वो क्या होगी यार, सेम साइज़ की, यानी कि वहाँ पे कोई मैग्नीफिकेशन नहीं हुआ। अगर 2 लिखी होती तो 2 गुना बना है, 3 लिखी होती तो 3 गुना बना है, और अगर -2 लिखी होती तो -2 मतलब 2 गुना कम बना है। पॉजिटिव 1 लिखने का मतलब, अगर -1 लिखा रहता तो सेम साइज़ का बना है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड बना है। तुम गैस कर सकते हो कौन से क्या बोलते हैं कंडीशन में बनेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि -1, तुम मुझे बताओ स्फेरिकल मिरर के किसी एक केस में बनने वाली है, तो वो कौन सा केस होगा, कमेंट करके मुझे अभी से अभी बताओगे। कमेंट में मुझे तुम लोग के आंसर चाहिए, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं करने वाले, आलसी तो हो तुम, ठीक है, आलसी तो तुम हो, ये तो मानना पड़ेगा। तो प्लेन मिरर में ये पॉजिटिव दिखा रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट को, ये 1 दिखा रहा है सेम साइज़ को। प्लेन मिरर में जो मैग्नीफिकेशन आता है वो +1 आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आएगा, और तुम में से बहुत सारे लोग वही वाला काम जो करके आओगे, है ना, मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर दिखने बोलेगा, आधा अधूरा करके आओगे काम, ठीक है, छोड़ के आओगे और मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे। तो मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है, ध्यान दे दो, ध्यान दे दोगे तो बात बन जाएगी। अच्छा, मैं मिरर के सामने से हट रहा हूँ, मतलब कैमरे के सामने से हट रहा हूँ, तुम लोग फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। ये देखो किस तरीके से फोकस के बाहर हो गया ये, है ना, बदतमीज़। जल्दी फोकस में, हाँ जल्दी फोकस करो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है ना, उस चीज़ के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मुझे इस इमेज को चेक करना पड़ेगा कि सही से कि फुटेज साउंड्स आ रहे हैं, है ना, उसके लिए अपन बहुत सॉरी है यार, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो गया। अब अपन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इस तरीके से तुमको फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, ये फॉर्मूला इस तरीके से तुम्हारे कॉपी में नोट डाउन हो जाना चाहिए। ये 3 फॉर्मूला अपन जो है पूरे इसमें यूज़ करने वाले हैं। अपन ने क्वेश्चन लिखा यार, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, सॉरी 5 सेंटीमीटर का साइज़ है। प्लेस कहाँ पे किया गया है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी कि अपने को मिरर दे दिया, कॉनकेव मिरर दे दिया। यहाँ पे अपन साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। अब मेरे हिसाब से तुम लोग को जनरली एक साइन कन्वेंशन याद रखना चाहिए। कॉनकेव मिरर में क्या बोल रहा हूँ यार, कॉनकेव मिरर में जो हमारा यू है वो नेगेटिव रहता है और जो हमारा एफ है वो भी नेगेटिव रहता है। कैसे पता चलेगा भैया हम लोग को, बेटा देख ऐसे ही, जब तू ये डायग्राम बनाएगा, है ना, कैसा डायग्राम बनाएगा भैया, यहाँ पे डायग्राम बनाएगा इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ रखेगा, ठीक है, एक चीज़ रखेगा, तो यहाँ पर तेरा एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना, कहीं पर भी, है ना, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर पोल होगा। जब मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नापूंगा तो यहाँ से यहाँ नापूंगा, है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है, कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और अगर मैं एफ को भी निकालूंगा तो वो भी यहाँ पे नेगेटिव निकल के आने वाली है। यहाँ तक के सर को पॉइंट क्लियर होगी, है ना। तो अपन इसका यार सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। पर सॉल्यूशन करने के पहले, है ना, मुझे 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे, है ना, कि भैया क्वेश्चन को आखिर समझाते समझाते बीच में चले कहाँ गए। ठीक है, वापस आ गया, देख लो, ठीक है, बीच में भैया आखिर चले कहाँ गए, क्या भैया को सॉल्यूशन करना नहीं आया, क्या भैया सॉल्यूशन चेक करने गए थे। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो तुमको एक ना बहुत अच्छी सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, लाइफ में तुम लोगों को ये बहुत काम आएगी। लाइफ में तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी एज, कितना भी जो फेम होता है वो अचीव कर लो, लाइफ में एक चीज़ कभी नहीं छूटेगी, वो होता है घर का काम। ठीक है, घर का काम करने तुमको जाना पड़ेगा। और मैं भी गया था वही घर का काम करने, है ना। तुमको क्या लगता है, तुम्हें कोई घर में सिर्फ दूध लेने भेजा जाता है, किसी और को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, अब लेक्चर के बीच में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं मस्त सा यहाँ पे क्या किया हूँ, है ना, लेक्चर के बीच में डस्टर लेके आ गया। ठीक है, वहाँ मार्केट गया था तो मैंने सोचा एक डस्टर ले लेते हैं, तो मैं मस्त से अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, देख लो, है ना। काफ़ी सस्ती सी पैकेजिंग है इसकी, है ना। और ये अपन ने मस्त से नया सा डस्टर ले लिया, है ना। हालांकि इसके डब्बे में कहीं पे भी इसका कोई फीचर नहीं लिखा हुआ था, मैंने चेक किया, है ना। प्राइस भले ही सस्ता नहीं है इसका, लेकिन इसमें कहीं पे कोई फीचर नहीं दिया हुआ था, सिवाय एक फ़ीचर के जो मुझे इसमें दिख रही है, जो इसके पीछे मार्कर लगा सकते हो। ठीक है, और कोई इसमें फ़ीचर भी नहीं है। तो एक डस्टर ले लिया मैंने, ठीक है, तुम लोगों को बता दिया, क्लास के बीच में अनबॉक्सिंग भी कर दी। अब अपन क्या बोलते हैं, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते। होपफुली तुम लोग को मज़ा आया होगा अपनी सस्ती से अनबॉक्सिंग में, है ना। बस ऐसा डब्बा खोला, डस्टर निकाला, बोल दिया ये डस्टर। काश ऐसी फ़ोन वाले लोग भी करने लग जाए, है ना। फ़ोन की वीडियोज़ बना रहे, सिर्फ निकाला ये फ़ोन है, अनबॉक्सिंग खत्म, 1 मिनट के अंदर अनबॉक्सिंग ख़त्म, तो मज़ा आ जाए। लेकिन ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो, तो अनबॉक्सिंग अपना काम की बात नहीं है।
एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 5 मीटर डिस्टेंस है ना, सॉरी 5 मीटर बोल रहा हूँ, 5 मीटर उसकी साइज़ है। तो यार अपन फटाक से लिख देते हैं कि क्या चीज़ की क्या साइज़ है ना। देखो h लिखते हैं यार, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अपन इसको साइन कन्वेंशन नहीं डाले, साइन कन्वेंशन अभी अपन डालेंगे, है ना। अब ऑब्वियस ये बात है, h लिखे हैं यानी कि ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं साइज़ है, और ऑब्जेक्ट साइज़ कैसा रहेगा यार, पॉजिटिव ही रखा होगा, क्योंकि हमने सीधा रखा होगा ना, उसको उल्टा तो रखोगे नहीं। तो ऑब्जेक्ट का जो हम लोग साइज़ लिखोगे वो हमेशा कैसा रहेगा यार, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा यार, पॉजिटिव रहेगा। अब अपन u की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को बता रहे हैं, देखो कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में अपन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रख रहे हैं 20 सेंटीमीटर। अब मैं जैसे तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, ये कॉन्केव मिरर होगा। अब वहाँ पे तुम जब साइज़ नापना डिफरेंस चालू करोगे तो पोल से लेकर के इधर की तरफ डालोगे, और यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट इस डायरेक्शन से पड़ेगी, और अगर इस डायरेक्शन से पड़ेगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये डायरेक्शन नेगेटिव है तो u को क्या लिखोगे यार, -20 लिखोगे, -20 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर एक मस्त सी चीज़ ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं BKT, बोले तो भैया का तरीका, BKT बोले तो भैया का तरीका, है ना। जब भी तुम कॉन्केव मिरर देखोगे, कॉन्केव मिरर देखोगे, इसके अंदर तुम्हारा u का और f का इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन आने वाला है, u का और f का नेगेटिव साइन आने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर देखोगे, कॉन्वेक्स मिरर देखोगे, ठीक है, जैसे ही तुम कॉन्वेक्स मिरर देखोगे तो वहाँ पर u और f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, u और f की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी यार, पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज़ मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दी, किस तरीके से तुम लोग को देखना है। मैं जनरली बोलूँगा कि इस तरीके से एक बार मैच करके देख लेना, दिमाग में एकदम एक बार इमेजिन करके देख लेना, उसके बाद ही लिखना। हालाँकि तुम ये यूज़ करोगे तो भी कभी गलत नहीं होगे। तो u इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू यार फटाक से देख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो -15 सेंटीमीटर लेंगे, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया यार, साइन कन्वेंशन का यूज़ किया हुआ है, साइन कन्वेंशन का यूज़ किया हुआ है, कन्वेंशन। एग्जाम में भी तुम लोग साइन कन्वेंशन अपन यूज़ कर रहे हैं, ऐसा लिख करके आओगे, ऐसा लिख करके आओगे। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये -20 सेंटीमीटर है, ये -15 सेंटीमीटर। निकालना अपने को बेसिकली इमेज डिस्टेंस है, जहाँ पे शार्प इमेज बने। शार्प इमेज बनने का मतलब एकदम डिमिनिश्ड नहीं बनानी है ना, एकदम डिमिनिश्ड नहीं बनानी है। तो बेसिकली कुछ नहीं, वो तुमको इमेज डिस्टेंस निकालने बोल रहा है और कुछ नहीं, है ना। तुम शार्प इमेज को छोड़ दो, इमेज डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यार मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। और तुम चाहो क्या करो, है ना, जो मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से लिखना सीख लो, है ना। इससे क्या होगा, तुमको फ़ायदा होगा। अब बाहर तुम जिस तरीके से देख सकते हो आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, आवाज़ें आ रही हैं, किसकी आ रही हैं, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। किस तरीके से आ रही है, बहुत ज़्यादा हुल्लड़ तरीके से आ रही है। इसका मतलब बाहर में क्या हो रहा है, बहुत लोग बाइक की बूम बूम वाली रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग देख लो यार, ऐसा कभी हरकत मत करना, ठीक है। मेरे स्टूडेंट तो ऐसी हरकतें मत कर लेना। तो यहाँ पे लिख लो यार, यूजिंग मिरर फार्मूला, है ना। फिर अपन मिरर फार्मूला को मेंशन कर देंगे 1v + 1u इज इक्वल्स टू 1f। क्या करना है, हर बार तुम लोग को ये प्रोसेस को फॉलो करना है, हाँ, हर बार ये प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले गिवन इन्फॉर्मेशंस लिखो, ठीक है, फिर यूजिंग मिरर फार्मूला को मेंशन करो। एग्जाम में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो जिस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ उस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आओगे, ठीक है। मैं 1 या 2 बार ही करूँगा, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल शॉर्ट तरीके से करूँगा, है ना। यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v = 1/u = 1/f, है ना। 1/v की वैल्यू यार अपने को निकालनी है ना, इमेज की निकालनी है। प्लस में 1/u की वैल्यू अपने को पता चल गई, हाँ, -20 है तो यार इसको साइन चेंज हो जाएगा, है ना, ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा 20, और इक्वल्स में आ जाएगा तुम्हारा ये 1/f जो कि नेगेटिव में आएगा, है ना। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 15। अब क्या करेंगे, शिफ्टिंग कर देंगे, है ना, शिफ्टिंग कर देंगे। तो 1/v को पॉजिटिव रहने दो यार, है ना, इस वाले वैल्यू की शिफ्टिंग कर दो तो ये उधर चली जाएगी। तो ये है -1/15, इसमें आ जाएगा +1/20, -1/15 +1/20। अब इसको यार फटाफट से सॉल्व कर दो, इसको क्या करोगे, फटाफट से सॉल्व कर दोगे, है ना। आई होप सो तुम लोग सॉल्व करना आता होगा, है ना। इसको यहाँ पे सॉल्व करो, जल्दी करो, मैं तुम लोगों को बीच में टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हट रहा हूँ, है ना, स्क्रीन से। अब तुम लोग क्या करोगे, फटाक से इसको सॉल्व करोगे। तो मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, तो फुटेज यार यहाँ पे फॉर्मूला जो शब्द है वही बस लाइट के कारण से नहीं दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही है ना। तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो दिख रहा है। अब फटाफट से देखो, 15 और 20 का तुम यार एलसीएम ले लोगे, है ना। तुमको होप एलसीएम लेना आता होगा, है ना। ये 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे ना फटाफट से क्या देखो सॉल्यूशन करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, -1/60 बनेगा। और यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो होगी -60 सेंटीमीटर, है ना। v की जो वैल्यू आएगी यार वो क्या आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। ये अपना फर्स्ट पार्ट था, है ना, ये अपना फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन में अपने को एक और सेकंड पार्ट दे रखा है, बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए अपने को हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर।
पर दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब मैंने यहाँ पर तुम लोगों को पिछले वाले इसमें बताना भूल गया था, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में h डैश अपॉन में h के साथ साथ एक और चीज़ होती है -v/u। क्या होती है यार? -v/u, है ना। ये एक और फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, किस तरीके से डिराइव होता है ये अपने को नहीं देखना है, ठीक है, अपने काम के नहीं है। देखो -v/u कैसे फॉर्मूला निकल के आता है ये मैं तुम लोग को अभी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता भी दूंगा कैसे निकल के आता है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछता है जनरली, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लेना कि -v/u के भी इक्वल्स होता, ठीक है। अब अपन यहाँ पे ये वाले रिलेशन यूज़ कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे इस साइड में यूज़ कर लूँ क्या, है ना, इस साइड में यूज़ कर लूँ क्या, है ना, उधर दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, उधर का जगह भर गया है तो, है ना, अपन यूज़ कर लेते हैं, है ना, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स, है ना, h डैश अपॉन में h इक्वल्स, है ना, -v, माइनस क्या है, -60 है, ठीक है। और u क्या है तुम्हारा यार, माइनस में 15, सॉरी 20, कितना है, एक सेकेंड, u है -20, सही है ब्रो, सही है। अब इसके मैग्नीफिकेशन को अगर कैलकुलेट करोगे, मैग्नीफिकेशन को इसका कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये करेगा और ये बना देगा तुम्हारा यार कितना, -3, और यहाँ पे h डैश, है ना, h डैश अपने को निकालना है। h की वैल्यू अपने को पता है 5 सेंटीमीटर, है ना, h की वैल्यू पता है अपने को 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर h डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यार, फटाफट से बताओ, 15 सेंटीमीटर, है ना। पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, हाँ, h डैश की वैल्यू कैसी आएगी यार, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, h जो है, जो इमेज का हम लोग का साइज़ होगा वो उल्टी होगी, है ना, नेगेटिव आने का मतलब है वो नीचे की तरफ होगी। इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और कितना क्रिएट हो रहा है यार, -15 सेंटीमीटर क्रिएट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन तुमको अगर समझ में आ गया हो तो ये CBSE का एक PYQ था, ठीक है, CBSE का ये PYQ है। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर है क्या, हम ओके फाइन, ठीक है। अब ये लाइव क्लास वाली जैसे फील आ रही होगी तुम लोग को, है ना, मैं बीच बीच में आकर के सुधार रहा हूँ, और मैं इतना आलसी हूँ कि इसको वीडियो को एडिट करके काटूंगा भी नहीं, ठीक है, जैसा आ रहा है वैसा समझ लो। चलो, तो यहाँ पर तुम लोग को दिख गया होगा, है ना, अपने जो पूरा सॉल्यूशन किया है, v इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर, h डैश इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, देखो ऐसे तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है, मैं तुमको अभी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसी टाइप के प्रैक्टिस करा सकता हूँ, पर बेसिकली क्या है, मैं ये चाह रहा था कि इस लेक्चर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लें, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद एक बार जैसे अपना सारा टॉपिक कवर हो जाता है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करेंगे, हम सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स जो तरीके के आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर सारे PYQs, हालांकि ये जो मैं करा रहा हूँ वो PYQs ही हैं, ठीक है, पर उस वाले मैंने लेक्चर में सारे PYQs को ही डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये क्वेश्चन करूँगा, इस क्वेश्चन के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे भैया सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, अरे हाँ, अभी के लिए 2 क्वेश्चन, ठीक है, पर जैसे अपन नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, हाँ। अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कितने अपन आज आगे बढ़ पाते हैं। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर भी अपने को लग जाए, एक और लेक्चर लग जाए, पर उस लेक्चर में अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद एक सेपरेट PYQs जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का होगा वो तुम्हारे सामने मैं लेकर के आ जाऊँगा। क्लियर दोस्त, चल अब फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, साइड हट जाता हूँ, तुम फटाफट से नोट कर लो, है ना, क्वेश्चन को फटाफट से तुम नोट कर लो, क्वेश्चन को, है ना, देख लो क्या लिखा हुआ है भाई। अ कॉन्वेक्स, है ना, मिरर used in a bus has a radius of curvature 3.5 meter. If the driver of the bus locates a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of the car. Find the nature, position and size of the car. तो यार फटाफट से यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब देखो बेसिकली, है ना, ये कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर वाला केस है ना। अभी यहाँ पे U नेगेटिव आएगा, यहाँ पे U नेगेटिव आएगा। अच्छा, मैंने पिछले ना गलती से ये बता दिया कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर वाले में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर वाले में, है ना, मैंने तुम लोगों को कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये बता दिया कि हमेशा ना U को पॉजिटिव, इसमें U को पॉजिटिव ले लो और इसमें U को नेगेटिव ले लो। हालांकि ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि U पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, U हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। F जो होता है, F के लिए वो सही है ना, U के लिए गलती हो जाती है, मैंने गलती से लिख दिया, ध्यान दे देना, है ना, कभी कभी गलती हो जाएगी, फिर तुम बोलोगे भैया नया डस्टर लेके हाथ से मिटा रहे हो, कोई मतलब है, सही बात है यार। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका, हाँ जल्दी आओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यानी कि R दे रखा है, R की वैल्यू मुझे दे रखी है 3.5। मैं क्यों पॉजिटिव ले रहा हूँ, सोचना ज़रा यार, ये मेरा कॉन्वेक्स होगा, ये कॉन्वेक्स होगा,
इधर की तरफ मेरा कहीं पे आर निकल के आएगा, एफ निकल के आएगा, ठीक है। इधर की तरफ मेरा आर या एफ निकल के आएगा, है ना। किधर की तरफ आएगा यार, इधर की तरफ आ जाएगा एफ, जिधर भी, है ना। फोकस चाहे इधर हो चाहे उधर हो। कॉन्वेक्स में बेसिकली क्या करेंगे, जब अपन लाइट को देखेंगे तो लाइट का डायरेक्शन इंसिडेंट इधर रहेगा, है ना, और ऑब्जेक्ट किधर रखा है उस बात पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे याद रखना, ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस नापोगे तो उधर लाइट से आएगी, है ना। मतलब कोई भी कंडीशन ले लो, है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उधर से लाइट आएगी, इंसिडेंट उधर से आएगी। पर नापना जब चालू करोगे तो पोल से नापोगे, और जब मैं ऑब्जेक्ट को पोल से नापना चालू करूँगा लाइट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो यू हम लोग हमेशा क्या लेंगे यार, नेगेटिव लेंगे, और इस केस में हमारा एफ क्या हो जाएगा यार, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर लिखा हुआ है हमारा 3.5। अब तुम लोगों को पता होगा, है ना, देयरफॉर, है ना, अपन एफ निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे तो r/2 होता है। दैट मीन्स कि अपन को 3.5/2 करना पड़ेगा, है ना। अब 3.5/2 क्या होता है यार, फटाक से बताओ। 3.5/2 क्या होता है ना, 1.75 मीटर्स, और ये पॉजिटिव में रहेगा 1.75 मीटर्स, 1.75 मीटर्स, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में रहेगी। देख लेते हैं फटाक से कैमरा में, है ना, दिख रहा है 1.75 मीटर्स दिख रहा है। अब इसके आगे क्या मेथड करोगे, देखो मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, है ना। मेरे लिए ये क्वेश्चन करना यार सेकंड्स की बात है, मैं अभी 2 मिनट में इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरे को साथ में लेकर चलना है ना। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग साथ साथ में बनाते चलो। अगर तुम इस वक्त इसको एज अ लाइव क्लास समझ के चलोगे, है ना, हालांकि ये भी लाइव नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि जब एक बार हम लोग का थोड़ा सा ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स थोड़े से ठीक ठाक आ जाए, लाइक 1000 के आसपास, तो अपन क्या करेंगे, फट से लाइव क्लास लेना चालू करेंगे, सही। तो लाइव क्लास लेंगे, पर अभी तुम लोगों को मैं फील दे रहा हूँ कि एक लाइव क्लास की तरह। लाइव क्लास मतलब तुम अभी मेरे सामने बैठे हुए और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तुम मेरे सामने बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो और मैं यहाँ पे खड़ा होकर तुम लोग को लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। इसका मतलब तुम रिकॉर्डेड नहीं है, ना पॉज करना है ना कुछ करना है। मैं बीच बीच में हट जाता हूँ ताकि तुम लोगों को टाइम मिले, तुम इसको सॉल्व कर सको। बात समझ में आ गई तुम लोगों को, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम लोग क्या सोचते हो, ठीक है। तो r = 3.5 है, f देखो क्या होगा, r/2 होगा, और 3.5/2 करोगे तो कितना यार, 1.75 मीटर्स निकल के आएगा, ठीक है भैया। और इफ़ अ ड्राइवर लोकेट्स अ बस ऑफ अ कार, है ना, at 10 मीटर बिहाइंड द बस, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी कि u की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस में 10 मीटर, u की वैल्यू मुझे दे रखी है यार माइनस में 10 मीटर। अब मैं क्या करूँगा भाई, यूजिंग 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, इसका यूज़ कर लेते हैं यार। तो 1/v मुझे निकालनी है ना, इक्वल्स 1/f, 1/f क्या निकल के आ गया, 1.75, ठीक है। इसमें से ये हटाओ, ऊपर में लगाओ 100। कैसे हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, जितना यहाँ पे होता है उतना अपन बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 100 हो गया, और इसके साथ लिखोगे, है ना, माइनस में, है ना, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस में 1/u जो कि माइनस वैल्यू होगी, ऑब्वियस सी बात है, -10, तो ये ऐड हो जाकर के बना देगा 1/10। ये क्या बना देगा यार, 1/10 बना देगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 100/175 फटाक से कैंसिल करो। जब ये कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो 25 के टेबल से कटेगा यार, है ना। तो ऊपर लिखा हुआ है 100, नीचे लिखा हुआ है 175, है ना। ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कट जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स, है ना, और यहाँ पे प्लस 1/10। तो यार फटाफट से इसको सॉल्व करना है, 4/7 अपॉन, है ना, प्लस में 1/10, प्लस में 1/10, है ना। ऑब्वियस ये बात है, 70 आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा यार भैया, नीचे आ जाएगा 70, ऊपर आ जाएगा मेरा 47, ठीक है, IS 70, हाँ 47 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना, तो 47/70, 47/70 ये मेरा निकल के आएगा यार 1/v, है ना। अब मुझे यहाँ पे निकालना है v, तो ये जस्ट ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यार 70/47, 70/47। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, है ना। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, है ना, मैंने मस्त से काम किया जो तुम लोग नहीं कर सकते। मैंने कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया, 70/47 1.5 मीटर निकल के आ रहा है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में, है ना, पूरी की पूरी सॉल्व कर सकते हैं। मैं 70/47 में छोड़ देता हूँ, हालांकि 1.5 निकालने में उतना कुछ खास मुश्किल नहीं आती, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुम लोगों की स्पीड बढ़ानी है, मतलब स्पीड बढ़ानी है किसमें, अभी लेक्चर की स्पीड बढ़ानी है। मुझे ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं लेक्चर में, इस कारण से ऐसा है। जिस दिन तुम लोग का लेक्चर क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस होगा, उस दिन अपन प्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी ये दिख रहा होगा यार, v = 1.5 मीटर्स निकल के आया। अब मुझे क्या निकालना है यार, मैग्नीफिकेशन निकालना है साइज ऑफ इमेज के लिए। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, h'/h इक्वल्स -v/u। क्या मेरे पास सारे डिटेल्स हैं, चेक कर लेते हैं। अ कॉन्वेक्स मेरा यूज इन अ बस हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना दे रखा है, ठीक है।
इफ़ द ड्राइवर ऑफ अ बस लोकेट्स अ कार एट 10 मीटर बिहाइंड द बस फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी कि अपने को कहीं पर भी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है यार, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों से बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको h डैश बाई h ही रखो, है ना। माइनस वी है ना, v अपना निकल के आया ये, तो इसको माइनस में लिखो 1.5। u अपना क्या है? u माइनस में अपना 10, माइनस में अपना 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस अपना कैंसिल। और ये 1.5 है ना, 1.5 यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगा, नीचे में मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, मेरा नीचे से 10 आ गया। अब यहाँ पे फटाफट से इसको सॉल्व कर दो यार, है ना। तो ये 10 कट के इसको बना देगा 2, इसको बना देगा 3, है ना। इसको कट करके बना देगा 2, इसको बना देगा 3, यानी कि 3/20, 3/20। अब समहाउ यार तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। आई होप सो। ये कितना बचाएगा यार? 1 समथिंग समथिंग बनेगा, कुछ डेसिमल में आंसर आएगी। ठीक है, और आई गेस 0.15 बनेगा, है ना। आई गेस 0.15 बनेगा, आई एम नॉट श्योर। 0.15 बनना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से। 3/2 कितना होगा, है ना, 1.5 और 1.5 इंटू 10 कर देंगे तो 0.15। ठीक, सही है। तो h डैश जो निकल के आएगा दैट विल बी 0.15 टाइम्स ऑफ h, ऐसे लिखना है ना। यानी कि, है ना, जब तुम इसका साइज़ लिखोगे, है ना। देखो, अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये करके नहीं दिखाया, मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ, है ना, और इसको फिर मैं इरेज कर दूंगा। क्या मेरे स्क्रीन से हटने के बाद सब चीज़ दिख रहा है क्लियर? क्या मेरे से स्क्रीन से हटने के बाद सब चीज़ दिख रहा है क्लियर, है ना। आई होप सो सब चीज़ दिख रहा होगा, है ना। मैं 2 मिनट से एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ भाई, ओके, सब क्लियर है सर, सब क्लियर है ना। आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, है ना, सारी चीज़ें क्लियर है। चलो, तो मैं हट गया हूँ, हाँ। होपफुली तुम लोगों ने इस सॉल्यूशन को लिख लिया होगा, इस सॉल्यूशन का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैंने वादा किया था जिस तरीके से मैं बीच बीच में पॉज करूँगा, तुम लोगों को लिखने का पूरा मौका दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं हटा दूँगा। अब यहाँ वाले साइड को हटाता हूँ, है ना, उस साइड को अभी भी रहने देता हूँ। जिस लोगों को नोट करना है उन लोग नोट कर लेंगे, है ना, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं पिछले वाले लेक्चर में, मतलब पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया वहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा था, उस चीज़ को यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। देखो क्या करते हैं, जब अपन सॉल्व कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन भी लिखना है, फाइनल कंक्लूजन के स्टेटमेंट्स भी तुम लोग को लिखने हैं। पिछले वाले में क्यों नहीं लिखा भैया? क्योंकि जगह नहीं थी और मुझे एक क्वेश्चन और बता देना था, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन में बता दूंगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना दोस्त। चलो, तो अब यार फटाफट देखो यार, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, है ना। देखो, तो यहाँ पे तुम लोगों को पहले जो चीज़ पूछी हुई है, हाँ, यानी कि पोजीशन पूछा हुआ है, तो पहले लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज, हाँ। हेंस पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल्स अपना कितना निकल के आया था यार? मैं तो भूल गया। पोजीशन ऑफ इमेज आई गेस माइनस में, है ना, 1.5 निकल के आया था। नहीं, पॉजिटिव में निकल के आया था, 1.5 मीटर्स पॉजिटिव में निकल के आया था। ठीक है, और अपना, है ना, क्या निकल के आया था? एक सेकंड, नेचर जो होगा, नेचर बता दो यार कैसा होगा, नेचर बता दो यार कैसा होगा। तो नेचर होगा मेरे हिसाब से, मैग्नीफिकेशन अपनी कैसे निकल के आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैग्नीफिकेशन तो भैया देखो हमारी पॉजिटिव निकल के आएगी। कैसे पता चला? अरे यहाँ पे देख लो ना, 0.15 इंटू h है, और h की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा इसका बोलोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या बोलोगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरा, ऊपर से यहाँ पे लिख रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है, तो यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद अपने को पूछा था यार साइज़, है ना। तो साइज़ क्या लिखोगे? द साइज़ ऑफ द इमेज, है ना। तुम चाहे तो सेंटेंस लिख लो या फिर ये लिख लो, साइज़ ऑफ द इमेज रहेगा 0.5 टाइम्स, है ना, टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज़ ऑफ द इमेज 0.5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तुम लोगों को क्या बोलते हैं, सेंटेंस लिख के आना है। ठीक है, मैं हट रहा हूँ, तुम नोट करो और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब तुम लोग के कॉपी में, है ना, नई हेडिंग डल जानी चाहिए, जो कि होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो कि क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेसिकली तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। अब मेरे को पता है, लेकिन हाँ, पीछे का साउंड बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, चलो, सॉरी अगेन, है ना। और ये बुलेट वाली गाड़ी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा हल्ला करती है। ठीक है, चलाने में मज़ा आती है लेकिन वहाँ पर हल्ला बहुत ज़्यादा करती है यार। ठीक है, चलो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। मैं पहले उसको डिफाइन करूँगा, उससे पहले तुम लोगों को एक पूरा समझा देता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है ना, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बहुत आसान सी चीज़ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तुम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होगी। अगर पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास में अपन पेंसिल डाल देंगे तो पेंसिल अपने को टेढ़ी दिखाई देगी, है ना। मतलब डली ऐसी है और अंदर जाके टेढ़ी हो गई, ये अपने को दिखाई देती है।
अगर अपन ने किसी कॉइन को क्या बोलते हैं पानी के नीचे में रखा हुआ है और ऊपर से देख रहे तो वो क्या कॉइन ऊपर नहीं दिखाई देगा, तुम लोग को नीचे के बजाय वो कहाँ दिखाई देगा यार, ऊपर दिखाई देगा। और ये सबको पता है ऐसा होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, सबको पता है। अब रिफ्रैक्शन होने के लिए ऑब्वियस सी बात है दो चीज़ होनी चाहिए, पहले तो दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए, हमारे पास दो अलग अलग मीडियम होने चाहिए, तभी जाकर के रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। रिफ्रैक्शन बेसिकली वही तुमको ऐसा मैजिक जैसा दिखेगा, ऐसा लाइट के अंदर डाला और यहाँ पे अपनी पेन टेढ़ी हो गई है ना, ये अपनी पेन टेढ़ी हो गई ऐसी दिखाई देती है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे है ना, डिफाइन करेंगे है ना, दी बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट from its straight path, ST path मतलब straight path है ना, when it passes from है ना one medium to another, बेसिकली एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में क्या बोलते हैं लाइट जब ट्रेवल करेगी तो उसका पाथ जो है वो डेविएट होकर के क्या पहुंच जाएगा है ना, डेविएट होकर के क्या हो जाएगा, दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक है, दूसरा जगह चला जाएगा, यानी कि बेंड कर जाएगी लाइट। देखो इस फिनोमेना को समझते हैं फटाक से, मान के चलो यार ये तुम्हारा बीच में गैप है हाँ, यहाँ पर एयर वाला एक मीडियम हो गया और यहाँ पे है तुम्हारा पानी, ठीक है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे पानी है। अब लाइट ऊपर से निकल के आ रही है इस तरीके से, ये ठीक है, इस तरीके से निकल के मेरी लाइट आ रही है। अब यहाँ पर तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, नॉर्मल तुमको पता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, यहाँ चाहे ड्रॉ करो चाहे कहीं और ड्रॉ करो। अब यहाँ पर अपन नीचे भी करेंगे, नीचे भी कर लेंगे। अब देखो लाइट ऐसा जो सीधी ट्रैवल करती है ना, तो इसको जाना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था भाई, जाना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रही है तो वो हल्की सी बेंड कर जाएगी, हल्की सी क्या कर जाएगी यार, बेंड कर जाएगी। और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, यानी जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, ठीक है, यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, है ना। अब तो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ये गाना सुना है। तो ये जा रहा था इधर, पर ये क्या कर गया, बेंड कर गया, अपने रास्ते से भटक गया, अपने रास्ते से डेविएट कर गया। तो जब ये लाइट जो सीधी जानी चाहिए थी, जो डेविएट कर गई, ये जो बेंडिंग का फिनोमिना हुआ है, इस फिनोमिना को अपन ने नाम दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम दिया यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ये डायग्राम बना करके आओगे है ना, जहाँ पर ये एक मीडियम हो गया मीडियम 1 है ना, ये हो गया मीडियम 1, ये वाला चीज़ हो गया मीडियम 2, ठीक है। और ये लाइट अपनी ऐसे रिफ्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, ये सीधी ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई है ना। इसका नाम हो जाएगा यार तुम्हारा इंसिडेंट रे, इसका नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। और ये तो तुमको पता है, बच्चे को पता है, नॉर्मल है ना, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। अपन चेक कर रहे हैं क्या हमारा पूरा का पूरा चीज़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लग रहा है, अरे दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। लाइट वाला जहाँ पे है वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, यही चीज़ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही से दिखाई दे रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनके बीच के एंगल को आर बोलेंगे है ना, जैसे पीछे वाला केस में था, अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल सेम केस है ना, बिल्कुल सेम केस है, बस यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो डायग्राम सारे के सारे वैसे ही बनेंगे है ना। अब यहाँ पे दो तरीके के डायग्राम बनेंगे, अपन फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं है ना। ये यार डस्टर में बहुत टाइम लगता है लेकिन मिटने में, है ना, ये बात है, अच्छे से मिटता है लेकिन टाइम लगता है मिटने में। चलो ठीक है, अब देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है, डस्टर की भी घिस वाली आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना क्लियर हुआ क्या। अब अगर तुम थोड़े से डेली लाइफ वाली बात कर लो है ना, डेली लाइफ में कौन कौन से फिनोमेना अपने को देखने को मिलते हैं, तो मैंने बताया था है ना, पहला फिनोमेना, अच्छा फिनोमिनन ऑफ डेली लाइफ। अभी मैं काम करता हूँ, इसको फट से लिख करके तुम लोग वीडियो को पॉज करके बताता हूँ है ना, ताकि तुम लोग का टाइम बच जाए, वरना तुम लोग तो ऐसे में है ना लंबा लेक्चर हो जाएगा और टॉपिक्स भी कम कवर होंगे। तो यार मैंने सारे फिनोमेनास लिख दिए, ठीक है, 4 फिनोमेनास है, फिर बेसिकली अपने को 4 दिखाई देते हैं, ठीक है। और भी 2-3 फिनोमेनास हो सकते हैं जो अपने को दिखाई दे, पर अपने को फिलहाल 4 पढ़ने जो एनसीईआरटी के हिसाब से। देखो, अपने को कोई भी स्टोन या कॉइन पानी के अंदर रखा होगा, इस तरीके से अगर पानी रखा है, ठीक है, और इसके बॉटम में यहाँ पे कॉइन रख दो, तो अगर तुम ऊपर से देखोगे, ये देखो, ये तुम्हारी आइस है,
ठीक है, ये तुम्हारी आइस है। अब तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ के बजाय यहाँ कहीं पे दिखाई देगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एपरेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट हाइट। अभी से बता दिया, न्यूमेरिकल्स में अपने को करना ही होता है। यानी कि जो कॉइन बॉटम में रखा हुआ है सरफेस के, वो कहाँ पे दिखाई देगा यार? ऊपर दिखाई देगा। किस कारण से दिखाई देगा? ये बिकॉज ऑफ अपने को रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। समझने की कोशिश करना यार, है ना। ये लाइट अगर इस तरीके से निकल के आ रही होगी, इस तरीके से, और बेंड होके इस तरीके से चली गई नीचे की तरफ, जब तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हारा दिमाग तो यही जानता है ना कि लाइट जो है ना। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ करने की कोशिश करूँ क्या? हाँ, एक सेकेंड यार, ट्राई करते दूसरा कलर कोशिश करने की। एक सेकेंड, सेटअप थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। चलो, है ना। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, मैं तुम लोगों को लाइट का पाथ यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये अगर तुम लोगों को दिखाई दे रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो लाइट का पाथ अगर इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से नीचे की तरफ बेंड हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारी आइज़ को क्या लगेगा? तुम्हारी आइज़ को लगेगा कि लाइट तो इस तरीके से आई थी, है ना, ऊपर की तरफ से आई थी। और अगर वो ऊपर की तरफ से आ रही है, एक्चुअल में ऐसा लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये लाइट बेंड हो रही है, तुमको वहाँ पर इसकी इमेज दिखाई देगी, तुमको वहाँ पर उसकी इमेज दिखाई देगी। ऐसा अपीयर होगा कि वहाँ पर रखी हुई है ना, ऐसा अपीयर होगा कि वहाँ पर रखी हुई है। एक सेकंड में चेक कर लूँ कि वीडियो में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा, है ना। ऑब्वियसली बात है, कुछ कारण से मैं यहाँ पे जैसे चेंज कर रहा हूँ पेन को, है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना। ना सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिला हो। क्या हुआ एक्चुअल में, जो मार्कर रखा हुआ था बिल्कुल जहाँ पे लाइट है वहीं पे रखा हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, है ना। तो ये इसकी एपरेंट हाइट निकल के आएगी, है ना, अपीयर्स करेगा। उसी तरीके से लेटर ऑफ बुक की बात कर लो। जब तुम बुक में देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर कोई भी ग्लास तुम लोग अगर चेक करो, तुम्हारे आई के भी अगर तुम लोगों को चश्मा लगा हुआ है, तो वो वाले लेंस को अगर कभी भी तुमने कॉपी में रगड़ के देखा हो, है ना, हालांकि एक ठोक वो आता है पेपर वेट आता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के, उसमें से भी कुछ में लेंस लगा होता है। तो जैसे ही तुम उसको शब्दों के ऊपर रखोगे तो वो शब्द कैसे होगी? तुमको बढ़ करके दिखाई देंगे। उसका साइज़ क्या होगा? थोड़ा जूम होकर के दिखाई देता है, यानी कि बड़ा बड़ा दिखाई देता है। और बड़ा बड़ा दिखाई देता है, वो सरफेस से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, हाँ या ना। जब तुमने कुछ भी चीज़ पास किया होगा, कोई भी दूसरा मीडियम देख लो, चाहे तुम कोई भी मीडियम निकाल के देख लो, तुम स्केल को भी करके देख लो, वो हल्का सा लेटर कैसा ऊपर दिखता है। अभी एक्सपेरिमेंट करो, एक बुक पकड़ो, है ना, बुक को कॉपी पकड़ो, उसके वर्ड्स को स्केल रख करके इस तरीके से हिलाते हुए देखो, तो वो क्या होगा? ऐसा लगेगा तुमको कि वर्ड्स जो हैं वो ऐसे ऊपर आकर वापस नीचे जा रहे हैं। ऐसा दिखता है, जो लेटर्स होता है बुक का वो ऊपर आकर नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सोचो, लाइट से कितने सारे खेल खेले जा सकते हैं। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुमको ऐसा फिनोमेना देखने को मिलेगा। अगर पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड है पानी के अंदर, पार्शियली इमर्ज्ड लिखा हुआ है, अपीयर्स बेंड, बेसिकली पानी है, पानी के अंदर मैं ये पेन को डाल दूंगा, है ना। मैं अभी तुम लोग को सही बता रहा हूँ, करके दिखा देता ये एक्सपेरिमेंट, हाँ, मैं ये चारों पांचों एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता। बट ऑब्वियस ये बात है, फिर फॉर सम रीज़न अपन अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में मैं इतना डिटेल में भी नहीं जा सकता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ना। अपन लोग जिस दिन यार डिटेल वाली लेक्चर्स करेंगे उस दिन डेफिनेटली तुम लोग को ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं ऑब्वियसली सारे के सारे लेक्चर्स में डालूंगा, एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, तो अगर पानी है, पानी के अंदर मैं इस मार्कर को डाल दूँ तो ये क्या होगा? बेसिकली मार्कर इस डायरेक्शन के बजाय हल्का सा यहाँ पे बेंड दिखाई देगा, बेंड दिखाई देगा, ठीक है। और ये सारे के तुम लोगों ने इमेजेस ये सब जो भी है ना, मैं सारे के सारे नोट्स में डाल रखे हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया, नोट्स को मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि तुमको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो उस नोट्स के अंदर बहुत सारे मीम्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इमेजेस देखने को मिलेंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा, तो तुम लोगों को मज़ा आएगा उसमें, है ना। तो वही बता रहा हूँ, पेंसिल अगर पार्शियली इमर्ज है यार, तो वो बेंड दिखाई देने को मिलेगा। अब या फिर तुम अंडे की बात कर लो, या फिर कोई एग, क्या बोलते हैं, लेमन की बात कर लो। पानी के अंदर कोई लेमन या एग या टमाटर या प्याज या कुछ भी डाल दो यार, कुछ भी, उसका साइज़ तुमको बढ़ाया हुआ दिखाई देगा, है ना। भाई ग्लास ऑफ वाटर लो, उसके अंदर कुछ चीज़ डाल दो, कुछ ऑब्जेक्ट डाल दो, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जनरली एग, है ना, पानी के अंदर डालो या लेमन पानी के अंदर डालो तो उसका साइज़ बड़ा दिखाई देता है। रीज़न क्या है उसका साइज़ को बड़ा दिखाई देने का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रीज़न क्या है उसका बड़ा दिखने का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई थिंक यहाँ तक के तुम लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, है ना। मैं सीन से हट रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं पॉज कर रहा हूँ, तुम जाके फटाफट से नोट कर लो। चलो, अब अपन बात करने वाले हैं, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, सेकंड वाले पॉइंट का जो 2 नंबर है, हाँ, वो थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, मैं बाद में इसको चेक करके लिखूँगा, है ना। तो यार पहला पॉइंट रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसके सिमिलर जैसा है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। एक पॉइंट तो उसका सिमिलर है, एक लॉज का बिल्कुल सिमिलर है, सेम है ना। दूसरा वाला जो है पॉइंट वो चेंज हो जाता है। और या तो तुम्हारे एग्जाम में, मैं पहले बता दे रहा हूँ, या तो तुम्हारे एग्जाम में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने को आएगा 3 नंबर के लिए,
या हो सकता है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए लिखने के लिए है, वो भी 3 नंबर के लिए, है ना। डायग्राम साथ में बनाना है ताकि डायग्राम का 1 नंबर मिले और 2 पॉइंट लिखने का 2 नंबर मिलेगा। साथ में तुमको मैथमेटिकली भी लिख करके आना है, एक सेंटेंस लिखोगे साथ में मैथमेटिकली, दैट इज़ ये करके लिख के आना है। हर एक इन्फॉर्मेशन दोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक भी इन्फॉर्मेशन अगर तुमने छोड़ा तो हो सकता है तुम्हारे मार्क्स कट जाए, है ना। तो यार देखो फटाक से लिखते हैं, दी IR यानी कि इंसिडेंट रेस, है ना, दी RR बोले तो रिफ्रैक्टेड रेस, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल, है ना, सेपरेटिंग द टू मीडिया बोले तो देखो यार ये मीडियम का होता है प्लूरल, मीडियम होता है सिंगुलर, मीडिया होता है प्लूरल, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल lie in सेम प्लेन, ठीक है। अब जो तुम्हारा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसका अपन नाम पहले बाद में लिखेंगे, है ना। पहले इसका सेंटेंस लिखो, द रेशियो ऑफ साइन, है ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, अच्छा साइन में ई भी लिखेंगे जब अपन यहाँ पे ऐसे लिख रहे होंगे तो, है ना। अगर तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बोला हो तो वहाँ पे साइन कॉस अपन ये सब लिखते हैं, पर इसमें यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दो, है ना। आधा भी लिखोगे तो भी चलेगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ IR, है ना, IR नहीं, साइन ऑफ एंगल I, है ना, एंड साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, ये बेसिकली इसका सेकंड क्या बोलता है स्टेटमेंट हो जाएगा। दैट इज ऑब्वियस ही बात है, साइन I, है ना, अपॉन में साइन R, ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे एंगल्स लिखते हैं, इक्वल्स कांस्टेंट, है ना। ये चीज़ को पहले नोट कर लो, है ना। मैं स्क्रीन से हटता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं चेक कर लूँ कि सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि नहीं, है ना। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, इस चीज़ को नोट करो, ये 2 लॉस अपन नोट करो, ठीक है। दिख रहा है नंबर 2, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ I एंड साइन ऑफ R इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट, ठीक है, एंड द IR RR एंड नॉर्मल सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मुझे तो दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ फटाक से बताओ, दिख रहा होगा, है ना। अब हमने ये तो लिख दिया, सेंटेंस भी अपन ने लिख लिया। अब अपन को क्या लिखना है देखो, है ना, 1 सेकेंड देना मुझे। हाँ, अब अपन को क्या लिखना है, अब अपन इसके कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो सेकंड लॉ है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो क्या मैं इस सेंटेंस को मिटा सकता हूँ? तुम्हारी परमिशन है, तुम लोगों ने नोट कर लिया, बहुत सही, है ना। देखो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए सेकंड वाले को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं। उस चीज़ को अच्छे से लिखोगे तो बेटर है। मैं नीचे लिख सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऊपर से लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। ऊपर से लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि हो सकता है रिकॉर्डिंग होते समय इसके घिसने की आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से आ रही हो या कुछ भी आ रही हो, तो मैं जैसे ही चेक करूँगा नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होगा तो मैं मिटाने के पहले वीडियो को पॉज कर लिया करूँगा। ओके चलो। हाँ भाई, तो मैं सेकंड पॉइंट ये बोला था कि जो साइन I होगा अपॉन में साइन R होगा, इक्वल्स आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू की। हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज, इसका एक सेपरेट नेम है, नोन एज, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? बेसिकली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बताएगा कि सामने वाली चीज़ से लाइट जब नीचे आएगी तो कितनी बेंड करेगी। हाँ, ये एक रिलेटिव क्या बोलते हैं तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक रिलेशन दे रहा है। रिलेशन देने का मतलब है कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आने वाली चीज़ है ना, ये तो डेंसर है या रेयर है, और उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके मैं बताऊँगा कि वो ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, अब मैं उसको किस तरीके से है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करूँगा आगे, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं भैया? तो डिनोटेड बाय स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों का अलग अलग तरीका होता है, कुछ लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और मैं म्यू भी लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, है ना। म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, है ना, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI लिख रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ड्यू टू फर्स्ट मीडियम
is written as देखो, मुझे किसी दो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, कंपेयर करना है, तो मैं हमेशा दो मीडियम के कंपैरिजन में करूंगा। एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो निकाल के बताऊंगा। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है यार, है ना, इसको रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको एक तरीका होता है। अपन लिखेंगे n, यहाँ पे लिखेंगे 2 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब बेसिकली ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यार। अपने टाइम पे जब मैं था 10th में, ठीक है, तो इस चीज़ पे लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते थे। मतलब मेरे 40% से 50% स्टूडेंट्स जो, मतलब 50% जो मेरे क्लासमेट्स होते थे वो लोग कंफ्यूज रहते थे, है ना। हालांकि मेरे स्टूडेंट कभी इसमें कंफ्यूज नहीं रहते क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, मैं हूँ। ठीक है, ये होता है कि मेरे स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज नहीं रहते थे, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे मुझे पता चला था कि बहुत सारे लोगों को n2 1 क्या होता है यही नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। सेकंड का अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं यार, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो यार, है ना, और है ना। इसको देखो, अगर अपन को लेटर लिखना है तो जैसे कि G और W लिख दिया, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। और सिमिलरली इसमें म्यू को भी लिख सकते हो, n की जगह म्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो यार इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स n/1। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ, है ना। और ये जो लिख रहे हैं ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं यार, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसे एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे, और ना उन्होंने ये क्या बोलते हैं डिस्कवर किया था। उनका नाम था स्नेल, है ना, आखिरी में उनके स्नेल आता था, इसलिए अपन इसको बोलते हैं यार स्नेल्स लॉ। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा क्या बोलते हैं लॉ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि पूरे क्लास 12th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूज़ होता है। अपने वाले में भी यूज़ होंगे पर ज़्यादा नहीं होंगे। क्लास 10th वाले क्वेश्चंस में अपने को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लिमिटेड यूज़ है। लेकिन जब क्लास 12th में जाता है तो यही चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लास 12th में भी चैप्टर है, मैंने तुम लोगों को बता रखा है, 9th के चैप्टर 11th में यूज़ होंगे, है ना, और क्या बोलते हैं 10th के चैप्टर 12th में यूज़ होंगे। तो ये वाला जो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाईली यूज फार्मूला है हमारे क्लास 12th के चैप्टर में। फिलहाल अपने को नहीं करना है, है ना, मतलब फिलहाल करना है पर जितना है उतना करना है, लिमिटेड करना है। तुम लोग के क्वेश्चन लिमिटेड आएंगे, स्नेल्स लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लिमिटेड आएंगे। लिमिटेड मतलब लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन नहीं आ रहा, लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। इससे ज़्यादा बियॉन्ड वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, है ना। तो जो आने वाला है उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, अब अपन वीडियो को पॉज करने जा रहे हैं, तुम लोग को पता है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या समझेंगे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी जहाँ पर तुम लोग को शब्द नहीं दिख रहा है वो लिखा हुआ है डिनोटेड, फटाक से नोट कर लो, वो लिखा हुआ है डिनोटेड। चलो अब मैं तुम लोग को फटाफट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझा देता हूँ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम इस तरीके से समझो। देखो क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो बेंड करनी चाह रही है, कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आ रही है ना। तो जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आ रही है, देखो द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। कि मेरी लाइट की स्पीड जो है, मतलब वैक्यूम में होगा वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो जैसे ही वाटर में आएगा उसकी स्पीड कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो स्पीड कितनी कम होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो यहाँ ध्यान से सुनना, वो स्पीड कितनी कम होगी वो उस वाटर के एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, और उस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब एक मीडियम से मेरी लाइट दूसरे मीडियम पे जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज होगी। अब वो मैं वैक्यूम से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट होती है। तो वैक्यूम से जब हमारी स्पीड चेंज हो रही है तो वो कितनी चेंज हो रही है, कितनी कम हो रही है, वो उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। उस प्रॉपर्टी का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्या डिसाइड करेगा कि उस लाइट की स्पीड को कितनी ज़्यादा कम करनी है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा वो लाइट की स्पीड को उतना ही ज़्यादा कम कर देगा। बात समझ में आ गई होगी तुम लोग को। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स द मीडियम फ्रॉम एयर। फ्रॉम एयर क्यों बोल रहा, फ्रॉम एयर बोल लो या फिर यहाँ पे स्लैश करके वैक्यूम डाल लो, है ना। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जब हमारी लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है, यानी कि वैक्यूम या एयर से आ रही होती है, और वो किसी मीडियम पे एंटर करेगी तो कितनी उसकी स्पीड चेंज होगी, कितनी उसकी स्पीड चेंज होगी, ये जो बताएगा, ये जो प्रॉपर्टी है
है ना मीडियम की, उसको अपन क्या बोल रहे हैं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अच्छा, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ डिवाइस। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आता है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये मैं कैसे बताऊँ? तो उसके लिए एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम होता है रिफ्रैक्टोमीटर। उस डिवाइस का क्या नाम होता है यार? रिफ्रैक्टोमीटर। उस डिवाइस का नाम होता है रिफ्रैक्टोमीटर। तो यहाँ तक अपना काम क्लियर हो गया, ठीक है। अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस कर लिया है। अब अपन बात करने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक अपन निकालेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक अपन निकालेंगे रिलेटिव क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों को निकालेंगे, दोनों को सीखते हैं कैसा होता है, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद अपन जो डिस्कस करेंगे वो हमारा आगे का कुछ जो टॉपिक है अपन ने बात की थी, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इसको अपन चेंज करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को और फिर उसको नोट करके तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है, कि रिलेटिव क्या होता है और ये क्या होता है। तो अपन बात कर रहे थे यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब समझ में आ रहा होगा। एब्सोल्यूट शब्द का मतलब होता है बिल्कुल एब्सोल्यूट आना चाहिए। रिलेटिव का मतलब अपन किसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली अपन क्या करेंगे यार, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। बेसिकली अपन क्या करेंगे, इसमें अपन वैक्यूम के साथ इसको कंपेयर करेंगे। वैक्यूम के साथ क्या करेंगे यार, कंपेयर करेंगे। जब अपन वैक्यूम के साथ इसकी स्पीड को चेक करेंगे तब अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर एन की बात कर रहे हैं, है ना, एन की बात कर रहे हैं, तो ऊपर में अपन क्या इसके साथ देखेंगे, है ना, ऊपर में अपन देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऊपर में क्या देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और नीचे में क्या देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ, अब मीडियम में कुछ भी हो सकता है। ऊपर में अगर इसको अच्छे से लिखूं तो ऊपर में देखेंगे सी और नीचे में लिखेंगे वी। ऊपर में लिखेंगे सी और नीचे में लिखेंगे वी, जहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी यार, 3 × 10⁻⁶, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी स्पीड होती है यार सी की। हमेशा जो सी की वैल्यू आएगी, हमेशा जो सी की वैल्यू आएगी वो हमेशा वी से ग्रेटर रहेगी। तो यार मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, ठीक है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइसेस आ रही है, ठीक है। अपन इस लेक्चर को जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को वापस से एक बार समझ लेंगे, ठीक है। अभी इस लेक्चर को फटाफट से ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वापस से इस चीज़ को एक बार उठा लेंगे। चलो, तो मैं जैसे कि बता रहा था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम देख रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मुझे एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है, उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने किसी मीडियम में कंपेयर नहीं किया है, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायरेक्ट डेफिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट डेफिनेशन का मतलब क्या था यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये बताएगी कि अगर मेरी लाइट वैक्यूम या एयर से आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा चेंज होगी या कितनी ज़्यादा कम होगी। क्यों कम होगी यार, क्योंकि लाइट स्पीड से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो हमेशा सी विल बी ग्रेटर देन वी, है ना, सी हमेशा ग्रेटर रहेगा वी से। इसका मतलब है स्पीड हमेशा जैसे ही किसी मीडियम में आएगी हमेशा क्या करेगी, स्लो करेगी। अब कितनी स्लो करेगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताएगी। करेक्ट बात है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अगर मैं रिलेटिव एब्सोल्यूट की बात करूं तो वो आ जाएगा यार सी बाई वी, ठीक है। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर सेकेंड, पर अपन किलोमीटर में ना लिख करके अगर उसको अच्छे से ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो वो हो जाएगी यार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल है तो फटाक से क्या करोगे, तुम लोग पता है ना, टेलीग्राम में क्वेश्चन डाल सकते हो और सी हमेशा ग्रेटर देन वी आएगा। अब मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मैं किसी मीडियम के साथ कंपेयर करके देखूंगा कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम पे आया तो मेरा स्पीड कितना कम हुआ। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे मेरी लाइट ट्रैवल करके आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी कम होगी, उसमें कितना डिफरेंस आएगा, वो मुझे क्या बताएगा यार, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। यानी कि ये एक रिलेशन देगा, है ना, ये एक रिलेशन देगा। अच्छा, एक और बात, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कैसा होता है यार, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। अगर कोई तुमसे आकर के पूछ दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बताओ तो उनको बोलना कि सर, या फिर जो भी इंसान होगा, है ना, उसको बोलना कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई भी, है ना, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, इट इज़ जस्ट अ प्योर नंबर, है ना, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इट इज़ अ प्योर नंबर। बात क्लियर है क्या?
बात क्लियर है क्या? अब इसको देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को रिस्पेक्टिव में निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस तरीके से डिवाइड करोगे तो n21 की वैल्यू क्या है यार, v1 अपॉन v2। अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड आ जाएगी यार v1 और इसकी स्पीड आ जाएगी v2, इसकी स्पीड आ जाएगी v1 और इसकी स्पीड आ जाएगी यार v2। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे यार फॉर्मूले का, है ना, फटाक से, और फिर अपन इस लेक्चर को समअप कर देंगे। चलो, हाँ, तो एब्सोल्यूट वाला आई गेस क्लियर होगा सबको, है ना, और रिलेटिव वाला क्लियर होगा। बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट में अपन वैक्यूम के साथ निकाल रहे हैं और रिलेटिव में अपन क्या कर रहे हैं, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना यार, n21 इक्वल्स, है ना, v1 अपॉन में v2 है। एक काम करो, मल्टीप्लाई, है ना, c ऑन RHS। बेसिकली क्या करना है, c मुझे मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, तो n21 करेंगे तो ये हो जाएगा यार cv1 अपॉन में cv2। मैंने क्या किया है, c मल्टीप्लाई किया है राइट हैंड साइड, अगर c से c कैंसिल करोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा अपन कर सकते हैं। तो अपन ने लिख दिया यार c1 अपॉन में cv2। अब फटाफट से चेक करो क्या होगा, n21 की वैल्यू क्या बन जाएगी यार, मैं इसको लिख सकता हूँ c/v2, है ना, c/v2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ यार मैं, है ना, फटाफट से देखो, है ना, इसको लिख सकता हूँ c/v2 और इसको लिख सकते हैं c/v2 और लिख सकते हैं अपन क्या, मल्टीप्लिकेशन में v1/c। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बड़ा फट से बताओ, क्या यहाँ तक के सबको क्लियर है? यहाँ तक के सबको क्लियर है? इसके आगे की बात बताता हूँ तुम लोग को। तो यार तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा वीडियो में शेकीनेस दिखाई दे रही होगी, ठीक है, बार बार वीडियो इधर उधर हिल रही होगी क्योंकि अपना ट्राइपॉड पूरी तरीके से टूट चुका है, ठीक है। अभी इस कारण से वीडियो में बहुत ज़्यादा शेकीनेस अभी तुम लोग को एंड में दिखाई दे रही होगी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलना, ठीक है। अपन जो पढ़ा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यार ये दिख रहा होगा तुम लोग को cv2, है ना, मल्टीप्लाई बाय v1/c आ गया। अब एक काम करो, ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना, v2 डिवाइडेड बाय c/v1। अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उल्टी होके जाती है, तो डिवाइड होगी तो वापस से उल्टी हो जाएगी, याद रखो, है ना, ये सही आ रही है। अच्छा, अब याद रखेंगे, है ना, ये जो c/v2 लिखा हुआ है, ये जो c/v2 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं, है ना, सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये c/v2 जो है वो सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट, है ना, RI, है ना, एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 2। भाई सेकेंड मीडियम का सीधा सीधा ये वो है ना n2, अगर n2 की बात कर रहा हूँ तो ये सीधा सीधा निकल के आएगा। और नीचे वाले केस की बात करता हूँ, तो n1 बन जाएगा। n1 बेसिकली क्या हो जाएगा यार, ऑफ मीडियम 1, है ना। इस चीज़ को, सेम चीज़ को तुम लिख सकते हो और यहाँ पे लिख दोगे मीडियम 1, है ना, क्योंकि अब वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम लोग इस वीडियो को जल्दी जल्दी समअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 n2 रहेगा और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या रहेगा यार, अपना n1 रहेगा, ठीक है। मैं एक बार वीडियो को चेक कर लूँ। तो अब फटाफट से देखो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ यार, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया n21 जो होगा, है ना, n2 बाय n1 के बराबर होगा, ठीक है। और हम लोग को स्नेल्स लॉ, ठीक है, अपने को ये पता है यार कि n21 जो होता है वो साइन i अपॉन में साइन r के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या अपन इस दोनों को एक इक्वेशन बना ले, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इक्वेट कर दे, है ना। सो इक्वेटिंग, है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अपन क्या ये कह सकते हैं कि साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स n2/n1, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इस कुछ को और रीअरेंज कर दो, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम साइन i n1, है ना, इक्वल्स, है ना, साइन r n2। ये एक फॉर्मूला तुम्हारे पास और आ गई, बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ करके अपन ने एक और फॉर्मूला बनाया है और इस फॉर्मूला का यूज़ 12th क्लास में बहुत ज़्यादा होता है। अभी फिलहाल अपने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, है ना, ज़्यादा अपन यूज़ नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत यूज़ करते चलेंगे, एक आध क्वेश्चन में, है ना, एक आध क्वेश्चन जरूर होता है जिसमें ऐसा टाइप का यूज़ हो जाता है, बट ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं है।
ठीक है। अब क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूं, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है बाहर से, हम लोग का ट्राइपॉड वाइपॉड सब टूट चुका है, तो ये वीडियो में बहुत ज़्यादा तुम लोग को हो सकता है एंड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई होगी। तो अपन जो एंड वाला पार्ट है इसको नेक्स्ट लेक्चर में वापस से अपन क्या बोलते कवर करेंगे हल्का सा, और उसके बाद फिर अपन आगे की बातें फिर करेंगे। और जैसे ही अपना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, आगे की टॉपिक्स हमारे लेंस वाले रहेंगे, ठीक है। तो अपन लेंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, और फिर फटाक से अपन उसका क्या कर लेंगे यार, पावर वाला जो कंसेप्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही अपना ये सारा टॉपिक कंप्लीट होगा, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर एक लेक्चर में और दूंगा जहाँ पे अपन पूरे PYQ उसको पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि नोट्स वाले सरप्राइज जो है कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं, तो तुम लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, ताकि तुम लोग को पता हो जाए नोट्स जैसी रिलीज़ हो। तो पढ़ते रहो, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।